तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, ये वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारा वन शॉट वीडियो है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पूरे बेहतरीन तरीके से हम लोग एक वन शॉट वीडियो के अंदर समझेंगे, जिससे कि आपके सेमेस्टर की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो, यानी आप आसानी से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। और उसके मद्देनजर ये वीडियो सीरीज क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बिल्कुल डीप में पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकता है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को बहुत डीप में जाके समझाया हुआ है। लेकिन ये तो वन शॉट वीडियो है, तो उसमें सारी चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। उन्हीं पॉइंट्स को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा जो चीजें आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जिससे कि आप एग्जामिनेशन को बेहतरीन ग्रेड से क्लियर कर सकें, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप अगर नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो ऑल ओवर जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो आपका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, उसमें लगभग लगभग हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर चीजें सिमिलर ही रहती हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज उसके अंदर नहीं मिलता। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की, कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स are essential components that define how a software system is developed, delivered and maintained। यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रकार के एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आखिर कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, डिलीवर होता है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है। क्लियर, पहला पॉइंट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द ओवरऑल क्वालिटी, यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वॉल्व करते हैं ओवरऑल क्वालिटी को, जो क्वालिटी को, साथ ही साथ उसके यूजिबिलिटी को, साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर के इफेक्टिवनेस को ऑफ द प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहा है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट कह रहा है कि दिस डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इटसेल्फ। यानी ये जो पॉइंट्स हैं वो जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है फंक्शनैलिटी। तो इसके अंदर कह रहा है कि द सेट ऑफ फीचर्स और कैपेबिलिटीज दैट द सॉफ्टवेयर इज सपोज्ड टू प्रोवाइड। यानी ये जो सेट ऑफ फीचर्स होते हैं और कैपेबिलिटीज होती हैं जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो सपोज करता है कि चीजों को प्रोवाइड करना है। एंड दिस इंक्लूड द एक्यूरेसी, appropriateness and the completeness of the software behavior। यानी ये क्या करता है, इसके अंदर एक्यूरेसी इन्वॉल्व रहती है, उसकी जो आपका अप्रोक्सीमेशन होता है वो इन्वॉल्व रहता है, और साथ ही साथ जो भी कंप्लीटनेस होता है सॉफ्टवेयर के बिहेवियर का वो इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। दूसरा आपका आता है रियलेबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कहने का मतलब क्या है कि जो भी एबिलिटी होता है सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने का उसके फंक्शंस के अंदर, तो वो स्पेसिफाई करता है कंडीशन को एक स्पेसिफाइड पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी जो भी स्पेसिफाइड टाइम दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑफन मेजर्ड थ्रू मैट्रिक्स लाइक मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जिसे हम लोग शॉर्ट में MTBF कहते हैं, एंड डिफेक्ट डेंसिटी। यानी ये ऑफन मेजर्ड किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो आपका मैट्रिक्स होता है जस्ट लाइक मीन टाइम बिटवीन फेलियर, और जो डिफेक्ट डेंसिटी होता है उसके अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। तीसरा आपका आता है यूजिबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि हाउ यूजर फ्रेंडली द सॉफ्टवेयर इज। यानी आखिर कैसे कैसे जो सॉफ्टवेयर है उनको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। एंड इट रिफर्स टू इजी विथ यूजर कैन लर्न, यूज एंड इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर। यानी ये चीजों को बताता है कि आखिर किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को बेहतरीन तरीके से बनाया जाए, जिससे कि जो यूजर है उनको अच्छी तरीके से उनसे रिलेट कर पाए और उनको यूज कर पाए उस सॉफ्टवेयर को, और उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। क्लियर, एंड दिस इंक्लूड एस्पेक्ट लाइक यूजर इंटरफेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर यूजर। यानी ये जो आपके एस्पेक्ट होते हैं इसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि यूजर इंटरफेस क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा,
सपोर्टेड फॉर यूजर, यानी यूजर के लिए किस तरीके से वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर। उसके बाद फोर्थ आपका आता है इफिशियंसी। इसके अंदर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स टास्क यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सीपीयू टाइम एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। यानी जो सॉफ्टवेयर एबिलिटी होता है, जो परफॉर्म करता है, उसके जो टास्क होते हैं जो कि लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आप करते हैं, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, सीपीयू टाइम हो गया, नेटवर्क का बैंडविड्थ हो गया, इसके अकॉर्डिंग। एंड दिस आल्सो इंक्लूड द रिस्पांस टाइम एंड थ्रूपुट। यानी ये जो आपका होता है एफिशिएंसी, इसके अंदर जो रिस्पांस टाइम होता है और जो थ्रूपुट होता है वो क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। पांचवा आपका आता है मेंटेनेबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है द इजी विथ विच द सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड, रिपेयर्ड और इनहैंस्ड। यानी ये जो आपका क्या है, ये एक प्रकार का तरीका होता है जो बताता है कि आखिर कैसे सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जाए, रिपेयर किया जाए और किस तरीके से उनको इनहैंस किया जाए। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इंक्लूड एस्पेक्ट लाइक कोड रीडेबिलिटी, मॉड्युलैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ये जो आपका है वो इंक्लूड करता है अलग अलग एस्पेक्ट को, जस्ट लाइक कोड की रीडेबिलिटी, उसकी मॉड्युलैरिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट ऑल्सो कंसिडर्ड हाउ इजली न्यू फीचर्स कैन बी इंटीग्रेटेड। यानी ये ऑल्सो कंसिडर्ड होता है, बताता है कि आखिर कैसे जो न्यू फीचर्स है उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। छठा आपका आता है पोर्टेबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी सेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड और नेटवर्क एनवायरनमेंट्स। यानी जो एबिलिटी होता है सॉफ्टवेयर का, जो कि यूज होते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो इंक्लूड करते हैं अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और नेटवर्क एनवायरनमेंट्स को। एंड दिस ऑल्सो इन्वॉल्व easy of installation and configuration across the various platform। यानी ये इन्वॉल्व करते हैं एक तरीके को जिससे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस किसी भी सॉफ्टवेयर का है वो किस तरीके से बेहतर हो सके और किस तरीके से उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरे वेरियस प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरीके से काम करे। सातवां आपका आता है स्केलेबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू हैंडल इंक्रीज लोड और डिमांड्स वेदर इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम और डेटा साइज विदाउट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। यानी जो एबिलिटी होता है सॉफ्टवेयर का वो हैंडल करता है इंक्रीज करने के लिए जो भी लोड्स होते हैं, जो डिमांड्स होते हैं, जो कि टर्म ऑफ यूजर एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, डेटा के साइज के अकॉर्डिंग काम करे। किसके अकॉर्डिंग? बिना किसी सिग्निफिकेंट डिक्रीज के, यानी अगर परफॉर्मेंस में उसके डिक्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए स्केलेबिलिटी काम करता है। आठवां नंबर आपका आता है सिक्योरिटी। नाम से पता लग रहा है कि सिक्योरिटी पर्पस तो बहुत जरूरी है, तो इसके अंदर कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर एबिलिटी to protect data and operation from unauthorized access, tampering and misuse। यानी जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए, उसके ऑपरेशन को अच्छी तरीके से देख पाए कि आखिर कहीं कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है, कोई टैंपरिंग तो नहीं हो रहा, कोई उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा। एंड दिस इंक्लूड इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म। यानी इसीलिए इसके अंदर इंक्रिप्शन को ऐड किया जाता है, ऑथेंटिकेशन को ऐड किया जाता है, ऑथराइजेशन मैकेनिज्म को ऐड किया जाता है, जिससे कि जो डेटाज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है, और जो पॉइंट आपके सामने है कह रहा है कि these refer to the properties of software development process and how it affects the product quality and delivery। यानी ये रिफर करता है प्रॉपर्टीज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की और बताता है कि आखिर कैसे अफेक्ट होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनके डिलीवरी को किस तरीके से वो अफेक्ट करता है। तो इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है अडेप्टेबिलिटी। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस टू एडजस्ट टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी। यानी जो एबिलिटी होता है डेवलपमेंट प्रोसेस का, जो एडजस्ट करता है चेंजेस को रिक्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में और टेक्नोलॉजी में। एंड एन एडेप्टेबल प्रोसेस कैन हैंडल स्कोप चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस ड्यूरिंग इन डेवलपमेंट। यानी ये जो आपका एडेप्टेबल प्रोसेस है वो क्या करता है, हैंडल कर सकता है चीजों को, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के दौरान, उसको ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। दूसरा आपका आता है इफेक्टिवनेस। इसके अंदर कह रहा है कि हाउ वेल द प्रोसेस अचीव्स इट्स इंटेंडेड गोल। यानी ये बताता है कि आखिर कैसे, किस तरीके से। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग यहीं पे थे। उसके बाद इफेक्टिवनेस तो हो गया, बजट के अकॉर्डिंग किस तरीके से डेवलप होगा सॉफ्टवेयर। एंड दिस इंक्लूड द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड रिसोर्सेज। यानी ये इंक्लूड करता है जो भी आपके यूज होते हैं, एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज जो यूज होते हैं, जो टूल्स यूज होते हैं, जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, उसके लिए। तीसरा आपका आता है इसके अंदर पॉइंट एफिशिएंसी का। तो इसके अंदर कह रहा है कि द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो यूज होता है रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर,
and this involve minimizing waste, optimizing team collaboration and delivering the quality software with minimal delay और resource use। यानी ये इन्वॉल्व करता है मिनिमाइज करने के लिए वेस्टेज को, यानी जो भी वेस्ट है वो कम से कम हो, जो टीम कोलेबोरेशन है उसको ये ऑप्टिमाइज करता है, ये जो आपका एफिशिएंसी वाला पार्ट है, एंड द डिलीवरी क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विद द मिनिमल डिले, यानी कम से कम डिले में जो आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी है उसको डिलीवर किया जाए और रिसोर्स को दोबारा यूज किया जाए। चौथा आपका आता है कंसिस्टेंसी का। तो इसके अंदर कह रहा है कि द डिग्री टू विच प्रोसेस एंड प्रैक्टिस आर स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट इंश्योरिंग दैट टीम फॉलोज द प्रूवन रिपीटेबल मेथड, यानी जो डिग्री होता है जिससे कि जो प्रोसेस होते हैं और जो प्रैक्टिस होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं उस प्रोजेक्ट के अक्रॉस, जो इंश्योर करते हैं टीम के फॉलो प्रूवन को, और साथ ही साथ जो भी रिपीटेबल मेथड्स होते हैं इस पे काम करते हैं। एंड दिस कैन लीड टू द बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड द फ्यूअर मिस्टेक, यानी ये क्या कर सकता है, ये एक बेहतरीन प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है और फ्यूअर यानी कम से कम मिस्टेक करेगा इसके अंदर। कंसिस्टेंसी इसीलिए इसके अंदर यूज होता है। फिफ्थ आपका आता है ट्रेसेबिलिटी, यानी चीजों को ट्रेस करना। तो इसके अंदर कह रहा है कि द क्वालिटी टू ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट द इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एनवायरमेंट, डिजाइनिंग डिसीजंस, चेंजेस एंड डिफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रैक करता है और डॉक्यूमेंट करता है जो भी आपके इवोल्यूशन होते हैं सॉफ्टवेयर के, जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जो भी डिजाइन डिसीजन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं और जो डिफेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटिंग एंड कंपाइलेंस, यानी ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सपोर्ट करता है किसको, अकाउंटेबिलिटी को, ऑडिटिंग को, और जो भी कंपाइलेंस होता है उसको ये सपोर्ट करता है। 6 नंबर आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असाइनिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क दैट कुड अफेक्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है, असाइन करता है और मिटिगेट करता है रिस्क को, वो अफेक्ट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को। एंड दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग फॉर टेक्निकल, मैनेजरियल एंड बिजनेस रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी ये जो आपका प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है जो भी आपके मॉनिटर किए जाते हैं, जो भी टेक्निकल और जो आपके मैनेजरियल और जो बिजनेस रिस्क होते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसको ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। सतवा आपका आता है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम लोग क्यूए कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोसेसेस, टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज यूज्ड टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी जो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है और जो टेक्निक है और जो मेथोडोलॉजीज हैं जो कि यूज हो रही हैं इंश्योर करने के लिए सॉफ्टवेयर को उसके रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, तो दिस इंक्लूड द वेरियस टेस्टिंग स्टेजेस, यानी ये इंक्लूड करते हैं अलग अलग टेस्टिंग स्टेजेस को, जस्ट लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड द कंटिन्यूअस कोड रिव्यू प्रोसेस। और इसके अंदर जो कंटिन्यूअस कोड रिव्यू प्रोसेस होता है वो भी इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। 8वां नंबर आपका आता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द डिग्री टू विच टीम मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स एंड यूजर कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट, यानी जो डिग्री होता है जो टीम मेंबर का, स्टेक होल्डर का और जो यूजर कोलैबोरेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जो क्लियर कम्युनिकेशन होता है अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ द प्रोसेसेस इज विजल फॉर रिजॉल्विंग इश्यूज एंड अलाइनिंग गोल्स एंड इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसेस, यानी जो क्लियर कम्युनिकेशन होता है पूरे ऑल ओवर द लेवल्स में, तो उसके अंदर जो विजुअल रिजॉल्विंग इश्यूज होती हैं इसके अंदर आती हैं और जो भी गोल को असाइन करने का पॉइंट होता है वो इसके अंदर आता है, और साथ ही साथ इंश्योर करना होता है जो भी प्रोजेक्ट के सक्सेसेस हैं उसको। 9वां नंबर आपका आता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी प्रोसेस को इंप्रूव करना। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द ऑनगोइंग इफेक्ट टू रिफाइन एंड इनहेंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन फीडबैक, एक्सपीरियंस एंड रिट्रो पर्सपेक्टिव। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जो ऑनगोइंग इफेक्ट होता है जो कि रिफाइन होते हैं और इनहेंस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान, वो बेस्ड होते हैं फीडबैक पे, उसके एक्सपीरियंस पे, और साथ ही साथ जो भी आपका रिट्रोस्पेक्टिव्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड दिस इंक्लूड द यूजर ऑफ फ्रेमवर्क लाइक एजाइल, लीन और सीएमएमआई फॉर द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और लास्ट आपका आता है टाइमलाइंस। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा सा पॉइंट है छोटा सा, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। उसका हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है इसमें सबसे पहले आपका आता है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल इज अ स्टेप फॉरवर्ड अप्रोच ऑफन यूज्ड इन सिस्टम such as software development, project management and even machine learning to represent a specific sequence of steps or stages where each stage
मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है एक प्रकार का स्टेप फॉरवर्ड अप्रोच है जो कि यूज होता है सिस्टम के अंदर, जैसे कि आपके डेवलपमेंट हो गया, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो गया, मशीन लर्निंग के अंदर इसका यूज होता है, जिसमें कि जो सक्सेसिव जो आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, जहां पे हर एक स्टेज का कंप्लीट होना जरूरी है। पहले अगर स्टेज कंप्लीट होगा देन उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करेगा, जब तक आपका स्टेज कंप्लीट नहीं होगा वो नेक्स्ट स्टेप में मूव नहीं करेगा। ओके, तो ये लाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड एज वाटरफॉल मॉडल इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और द सिस्टम डेवलपमेंट। यानी ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं इसको। और इसको कई बार हम लोग कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में और सिस्टम डेवलपमेंट में इसे हम लोग वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में वाटरफॉल मॉडल है या फिर लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है तो आपको ये लिख के आना है। और यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे फिगर रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, और फिगर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहां पे जो टॉपिक वाइज मैंने चीजों को प्रोवाइड किया वहां पे इनका फिगर्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ गूगल वगैरह पे आप करेंगे तो वहां पर भी फिगर मिल जाएगा। यहाँ पे फिगर अटैच नहीं कर पाया मैं, और जल्दी जल्दी में चीजें थोड़ी सी रह गई, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि सारी चीजें प्रोवाइड करनी, एग्जामिनेशन भी काफी नजदीक है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद आपका आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला आपका आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द मॉडल फॉलो अ लीनियर एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड वन आफ्टर द अदर। यानी ये जो मॉडल है वो फॉलो करता है एक लीनियर और सीक्वेंशियल प्रोसेस को, जहां पे हर एक फेज जो होता है वो प्रोजेक्ट करता है एक कंप्लीटेड प्रोसेस को, यानी एक बार कंप्लीट होगा देन उसके बाद वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा। दूसरा आपका आता है नो ओवरलैपिंग। इसके अंदर कह रहा है कि इन द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल द फेजेस डू नॉट ओवरलैप। यानी लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर जो फेजेस होते हैं उनके पास कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दैट द आउटपुट ऑफ वन फेज बिकम्स द इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज। यानी जो आपका आउटपुट होगा एक फेज का वो बन जाएगा इनपुट अनदर फेज का, यानी नेक्स्ट फेज जो आने वाला है उनका। एंड द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस इन अ लीनियर फैशन। यानी जो प्रोजेक्ट का प्रोसेस होगा, जो आपका प्रोग्रेस होगा वो क्या होगा, एक लीनियर वे में होगा। तीसरा आपका आता है क्लियर प्रोग्रेशन। इसके अंदर कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्टेज, यानी एक स्टेज के कंप्लीट होने के बाद द प्रोसेस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। जो प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा, जो क्या करेगा, विच प्रोवाइड क्लियरिटी इन द प्रोजेक्ट वर्कफ्लो। जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एक क्लियरिटी को उस प्रोजेक्ट के वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आते हैं फेजेस इन ए लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। यानी लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता फेज आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप हम करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमें उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग व्हाट द सिस्टम नीड टू डू। यानी सिस्टम को क्या चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया। दूसरा आपका आता है सिस्टम का डिजाइन करना। यानी ये डिजाइनिंग प्रोसेस आता है जिसके अंदर डिजाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है एक आर्किटेक्चर को, एक फ्लो डायग्राम को डिजाइन किया जाता है कि जिससे ये चीजें बताई जाए कि हाँ ये चीजें जो है वो इस तरीके से वर्क करेंगी। तीसरा आपका क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन आता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि राइटिंग द कोड और बिल्डिंग द सिस्टम बेस्ड ऑन द डिजाइन। यानी डिजाइन के अकॉर्डिंग जो कोडिंग होता है वो इसके अंदर किया जाता है, और जो भी सिस्टम होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। चौथा आपका आता है टेस्टिंग, यानी टेस्ट करना। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन मार्केट में पब्लिश करने से पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी है कि आखिर कैसे वो काम कर रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, तभी ना कुछ चीज होगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग आता है। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, यानी पुटिंग द सिस्टम इनटू अ लाइव एनवायरनमेंट फॉर यूज। यानी लाइव एनवायरनमेंट में उसको पब्लिश किया जाए जिससे कि वो यूज में आ सके अनदर पीपुल के लिए भी। छठा आपका आता है मेंटेनेंस, यानी हैंडल करना। अगर मान लीजिए कोई इशू आता है सॉफ्टवेयर के अंदर तो एक मेंटेनेंस फेस होना चाहिए जिससे कि बाद में उसके अंदर की चीजों को अपडेट किया जा सके। अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन इन मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग के अंदर किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग अ लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल में रिफर टू अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर द लेयर ऑफ द मॉडल आर कनेक्टेड इन अ लीनियर फैशन एंड विथ ईच लेयर्स आउटपुट सर्विंग एज द इनपुट टू द नेक्स्ट। यानी जो आपके मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट है उसमें जो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है वो रिफर करता है एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को, जहां पे जो लेयर हुए वो मॉडल करता है कनेक्टेड एक लीनियर फैशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हर एक लेयर का जो आउटपुट होता है वो सर्व करता है एक इनपुट के अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट फेज के लिए। एंड इन दिस केस द टर्म लीनियर रिफर्स टू द सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द लेयर।
यानी इस केस के अंदर जो टर्म लीनियर होता है वो रिफर करता है एक सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ डेटा को थ्रू आउट द लेयर, बिना किसी फीडबैक और बिना किसी लूप और पैरेलल पाथ के। दूसरा आपका आता है सीक्वेंशियल मॉडल इन डीप लर्निंग frameworks like TensorFlow or Keras represented a stack of layer arranged in a linear order. Is that clear? अब यहाँ पे कोडिंग का फंडामेंटल दिया हुआ है, अगर आप कोड लिख लेते हैं एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बेसिकली समझने के लिए आपके सामने लिखा हुआ है। अब उसके बाद आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, यानी लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का एडवांटेज क्या है। अगर कोई भी टॉपिक आता है, किसी भी टॉपिक में उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर कोई भी यहाँ पे पॉइंट आता है तो उसमें ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर ऐड होते हैं। तो इसमें एडवांटेज सबसे पहला आपका आता है सिंप्लिसिटी, यानी इसको यूज करना काफी बेहतरीन होता है और अंडरस्टैंड करना भी काफी आसान होता है। दूसरा आपका आता है क्लियर स्ट्रक्चर, इसके अंदर कह रहा है कि वेल डिफाइंड स्टेजेस दैट हेल्प मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके अंदर जो वेल डिफाइंड स्टेजेस होते हैं वो डिफाइन करने होते हैं, जो मदद करता है चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए। तीसरा आपका आता है इजी टू ट्रैक प्रोग्रेस, यानी जो आपके प्रोग्रेस होते हैं उनको ट्रैक करना काफी आसान होता है। अब डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ये इनफ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर जो फीडबैक का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है और इसके अंदर जो इटरेशन होता है वो नहीं रहता। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड आपका मॉडल आता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है in software engineering a prototyping model is a development methodology used to build a prototype preliminary version of the system before creating the final system। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है एक प्रकार का डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होता है जो यूज करता है किसके लिए, जो यूज करता है ओके तो ये आपको जो फाइनल डेवलपमेंट होता है उससे पहले इसको डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है कि दिस मॉडल इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट वेल अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टार्ट। यानी ये जो मॉडल होता है वो पार्टिकुलरली क्या होता है, यूजफुल कब होता है, जब रिक्वायरमेंट की मतलब अलाउंस ना हो इसके अंदर और ये क्या हो वेल अंडरस्टैंड ना हो फ्रॉम द स्टार्टिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग एंड द सिस्टम नीड टू इवॉल्व थ्रू द इटरेशन एंड फीडबैक। यानी इसके अंदर जो इटरेशन और फीडबैक वाला पार्ट जो होता है वो रहता है। ओके, तो यहाँ पे की फीचर्स आते हैं। सबसे पहले आपका आता है रैपिड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोटोटाइप इज बिल्ट क्विकली विथ लिमिटेड फीचर्स, यानी जो प्रोटोटाइप होगा वो बिल्ट होगा काफी जल्दी एक लिमिटेड फीचर्स के अकॉर्डिंग और फोकस करेगा कोर फंक्शनैलिटी को और मेजर जो एस्पेक्ट होते हैं सिस्टम के उस पे। दूसरा आपका आता है यूजर फीडबैक का। तो इसमें जो इंड यूजर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करेंगे एक प्रोटोटाइप से और प्रोवाइड करेंगे फीडबैक को जो मदद करता है रिफाइन करने के लिए सिस्टम के रिक्वायरमेंट को। तीसरा आपका आता है आइटरेटिव प्रोसेस। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द प्रोटोटाइप अंडरगोज मल्टीपल रिविजन्स इंप्रूविंग द ओवर टाइम बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। यानी इसके अंदर जो प्रोटोटाइप होता है वो अंडरगोज होते हैं मल्टीपल रिविजन के अकॉर्डिंग जो इंप्रूव करता है टाइम बेस्ड और यूजर इनपुट के फंक्शनैलिटीज को। आइटरेटिव इसीलिए इसको नाम दिया गया है। चौथा आपका आता है रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट का। इसके अंदर कह रहा है कि थ्रू interaction with the prototype both the developers and users gain a better understanding the system's requirement leading to clearer and more defined specification। यानी iteration के अकॉर्डिंग एक जो प्रोटोटाइप होता है इसमें दोनों चीजें डेवलपर भी और यूजर भी वो गेन करता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को उस सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लीड करता है क्लियर करने के लिए और चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से स्पेसिफाइड करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं जो फेजेस होते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल के, यानी कौन कौन से फेज होते हैं। वैसे तो फेज सिमिलरली होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलता है देखने में। सबसे पहले आपका आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, जैसा कि मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट यानी कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। दूसरा आपका आता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो इसके अंदर कह रहा है कि प्रोटोटाइप इज डेवलप क्विकली फोकसिंग ऑन द की फीचर्स, यानी ये जो प्रोटोटाइप जो होगा वो डेवलप होगा काफी जल्दी जो फोकस करेगा की फीचर्स पे। और अगला पॉइंट कहता है कि द प्रोटोटाइप इज नॉट फुली फंक्शनल बट डिमोन्स्ट्रेट द कोर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। यानी जो प्रोटोटाइप होगा वो फुली फंक्शनल नहीं होगा लेकिन ये डिमोन्स्ट्रेट करेगा जो भी कोर एस्पेक्ट होते हैं सिस्टम के उसको। तीसरा आपका आता है यूजर इवेल्युएशन, यानी यूजर इंटरेक्ट विद द प्रोटोटाइप एंड प्रोवाइड द फीडबैक ऑन इट्स फंक्शनैलिटी यूजिबिलिटी एंड डिजाइन। यानी ये क्या होंगे, जो यूजर होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे एक प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग और ये प्रोवाइड करेंगे फीडबैक को और उसके फंक्शनैलिटी यूजिबिलिटी और डिजाइन पे ये चीजें डिपेंड करेंगी। एंड दिस स्टेप is essential for uncovering additional or refined requirement that were not initially considered। यानी ये जो स्टेप होगा वो इसेंशियल होगा अनकवर एडिशनल फीचर्स के लिए और रिफाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट को जो इनिशियली क्या होंगे कंसिडर्ड नहीं होंगे। चौथा आपका आता है रिफाइनमेंट का, जो कि चीजें रिफाइन करनी होंगी। और पांचवा आपका आता है फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट का, यानी जो कि लास्ट प्रोसेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के
डेवलपमेंट का। और चीजों को थोड़ा सा आप लोग एंजॉय लेके पढ़िए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बोर आप हो सकते हैं, लेकिन चीजें बेस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं करेंगे। एडवांटेज आपका दिया हुआ है फास्टर फीडबैक, यानी इसके अंदर जो फीडबैक का प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफी बेहतरीन होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है यूजर इन्वॉल्वमेंट को। डिसएडवांटेज इसका क्या है, ये है कि इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी ये इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोवाइड करता है। और ओवर मिसेज ऑन प्रोटोटाइप, यानी इसके अंदर कह रहा है कि इन सम केसेस द प्रोटोटाइप में बिकम द फोकस ऑफ अटेंशन, यानी कुछ प्रोटोटाइप में, कुछ केसेस में जो प्रोटोटाइप होता है वो एक फोकस ऑफ अटेंशन बनता है, जो लीड करता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को उस फाइनल सिस्टम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, यानी ये जो आपका मॉडल होता है वो बड़े प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता। और लास्ट आपका आता है रिस्क ऑफ मिसलीडिंग यूजर्स। ओके, अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, यानी प्रोटोटाइपिंग मॉडल के टाइप्स क्या है। सबसे पहले आपका आता है रैपिड प्रोटोटाइप, उसके बाद आपका आता है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग, देन उसके बाद आपका आता है स्ट्रीम प्रोटोटाइपिंग। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे गए हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका यूज कैसे, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। सबसे पहले आपका इसका यूज होता है वेब एप्लीकेशन के अंदर, कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के अंदर, साथ ही साथ सिस्टम विथ अनक्लियर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका मॉडल आता है रेड मॉडल, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। रेड मॉडल, रेड स्टैंड फॉर द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होता है जो एम्फेसाइज करता है क्विक डेवलपमेंट को और आइटरेशन को ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द अनएडिक्वेट और आइटरेटिव प्रोसेस, यानी जो भी एडिक्वेट और अनएडिक्वेट आइटरेटिव प्रोसेस होता है इसमें ये काम करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द रेड मॉडल इज डिजाइन टू एक्सेलरेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी जो रेड मॉडल होता है वो डिजाइन होता है एक्सेलरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, किसके द्वारा, बाय फोकसिंग ऑन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी जो फोकस करता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग पे, यूजर के फीडबैक पे, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस ऑन कोलैबोरेशन पे। अब यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है जो कि दिया हुआ है, की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें। सबसे पहले आपका आता है प्रोटोटाइपिंग का, यानी ये प्रोटोटाइपिंग प्रोवाइड करता है फीचर्स। दूसरा आपका आता है यूजर फीडबैक का, यानी इसके अंदर जो फीडबैक का पार्ट होता है वो होता है। तीसरा आपका आता है आइटरेटिव डेवलपमेंट, यानी इसके अंदर जो आइटरेटिव डेवलपमेंट पार्ट है वो आता है। देन उसके बाद आपका आता है चौथा जो है वो है आपका कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन भी काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होगी, आप इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टाइम बॉक्स्ड फेजेस, यानी बेसिकली टाइम के रिगार्डिंग इसके अंदर बात होगी, तो टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। और छठा आपका आता है पैरेलल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आते हैं फेजेस, यानी कौन कौन से फेजेस होते हैं जो कि रेड मॉडल के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले वही फेज है रिक्वायरमेंट प्लानिंग का, यानी कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आपका यूजर डिजाइन का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ओके, तो यहाँ पे यूजर डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग मिसमैच हो गया फ्रेंड, यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थर्ड नंबर पे है और फोर्थ नंबर पे आपका है कट ओवर। ओके, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस से कहते हैं हम लोग। एडवांटेजेस की हम बात करें, सबसे पहला एडवांटेज है कि फास्टर डेवलपमेंट ये होता है, यूजर सेंटर्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फेलियर को, यानी इसके अंदर फेलियर होने के जो चांसेस होते हैं वो कम करते होते हैं, उनको ये रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ये लिमिटेड स्केलेबिलिटी पे काम करता है, डिपेंडेंसी और यूजरेबिलिटी, यानी ये अगर यूजर अवेलेबल रहेंगे तभी उस पर डिपेंड करेगा ये। और तीसरा आपका आता है क्वालिटी कंट्रोल इशू। ओके, तो इस तरीके से हमने रेड मॉडल को भी कंप्लीट किया। तीसरा आपका आता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, जिसमें सबसे पहला आपका आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द इंक्रीमेंटल मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वेयर द सिस्टम इज डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड टेस्टेड इंक्रीमेंटली इन स्मॉल मैनेजेबल पार्ट ऑफ और इंक्रीमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जहां पे जो सिस्टम होते हैं वो डिजाइंड होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं और टेस्ट किए जाते हैं इंक्रीमेंटली प्रोसेस पे। और हर एक जो इंक्रीमेंट होता है वो बिल्ड करता है एक प्रीवियस प्रोसेस पे, और साथ ही साथ अलाउ करता है, अलाउइंग फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी जो भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है और जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है इस पे ये काम करता है। देन अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल अप्रोच कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक वाटरफॉल मॉडल,
यानी ये जो आपका होता है काफी फ्लेक्सिबल और काफी एडेप्टेबल अप्रोच होता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड जस्ट लाइक वाटरफॉल मॉडल, जहां पे सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो प्लान्ड होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं एक बार। अब यहाँ पे की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल अप्रोच होता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल जो भी वाटरफॉल मॉडल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फीचर्स आपका सबसे पहला है फेज्ड डेवलपमेंट का, दूसरा है इनिशियल इंप्लीमेंटेशन का, तीसरा है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का, चौथा ईयरली डिलीवरी और पांचवा आपका है फीडबैक एंड एडेप्टेशन। अब यहाँ पे आता है एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, यानी इंक्रीमेंटल मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज आपका है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी का, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये एडेप्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दूसरा एडवांटेज है फास्टर टाइम टू मार्केट, यानी ये मार्केट में काफी बेहतरीन तरीके से चीजों को फास्टर डेवलप करता है और फास्टर तरीके से प्रोवाइड करता है चीजों को। तीसरा आपका आता है रिस्क रिडक्शन, यानी जो रिस्क होने के चांसेस होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। और चौथा आपका आता है कस्टमर फीडबैक, यानी इसके अंदर जो कस्टमर फीडबैक का पार्ट होता है वो भी दिया जाता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल दिया हुआ है कि नीड्स क्लियर प्लानिंग, यानी इसके लिए क्लियर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा आपका आता है पोटेंशियल फॉर स्कोप क्रीप, यानी इसके जो स्कोप क्रीप है उनको पोटेंशियली कंटिन्यूअस फीडबैक चेंजेस जो रिजल्ट होते हैं ये सारी चीजें उसके अंदर अप्लाई करनी पड़ती हैं। और डिपेंडेंसी ऑन इनिशियल फ्रेमवर्क, यानी इनिशियल फ्रेमवर्क पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। अब यहाँ पे दूसरा मॉडल आपका आता है स्पाइरल मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। तो इसके अंदर कह रहा है कि द स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्राइवन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट कंबाइंस आइटरेटिव डेवलपमेंट जस्ट लाइक द इंक्रीमेंटल मॉडल विद द सिस्टमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। यानी जो स्पाइरल मॉडल होता है एक प्रकार का रिस्क ड्राइवन अप्रोच होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जो कंबाइन करता है आइटरेटिव डेवलपमेंट को, जस्ट लाइक इंक्रीमेंटल मॉडल एक सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, एक सिस्टमेटिक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, and it is particularly well suited for large complex and high risk project। यानी ये particularly काफी well suited होते हैं किसके लिए, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए और हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द स्पाइरल मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ सीरीज ऑफ आइटरेटिव साइकिल ईच इन्वॉल्विंग प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन। यानी जो स्पाइरल मॉडल होता है एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड होता है एक सीरीज ऑफ लाइफ साइकिल में, जिसमें हर एक जो पार्ट आपका होता है उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, रिस्क एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसकी यहाँ पे क्या होंगी, जरूरत पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे वो चीजें हैं। तो यहाँ पे की फीचर्स में सबसे पहला आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट फोकस, यानी रिस्क पे फोकस करना जरूरी होता है। आइटरेटिव प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, यानी जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होता है आइटरेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हर एक आइटरेशन प्रोड्यूस करता है कि एक पार्शियल लेकिन वर्किंग प्रोडक्ट को। ओके, एंड ईच साइकिल बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वन, यानी हर एक साइकिल जो होता है वो बिल्ड करता है पिछले तरीके पे आधारित रहता है वो, और रिफाइन करता है सिस्टम के ओवर टाइम को। तीसरा आपका आता है फेज्ड डेवलपमेंट, ओके, और चौथा आपका आता है कस्टमर फीडबैक का। यानी चार ही चीजें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत परेशानी ज्यादा इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है, तो पॉइंट कह रहा है कि ईच आइटरेशन इन द स्पाइरल मॉडल इज ब्रोकन इनटू 4 मेन फेजेस, यानी जो हर एक आइटरेशन है स्पाइरल मॉडल का वो 4 मेन फेज पे काम करता है। सबसे पहला आपका आता है प्लानिंग का, दूसरा आपका रिस्क एनालिसिस का, तीसरा आपका आता है इंजीनियरिंग का और चौथा आपका आता है इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग का। अब यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा स्पाइरल मॉडल का, तो फिगर आपको नहीं मिल रहा तो आप जाइए गूगल पे टाइप कीजिए, वहां पे स्पाइरल मॉडल का फिगर मिल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, आप यहाँ पे स्पाइरल मॉडल के फिगर को बनाइएगा। अब यहाँ पे उसके एडवांटेजेस, स्पाइरल मॉडल के सबसे पहला एडवांटेज है एम्फेसाइजेस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये बेसिकली क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करता है। दूसरा आता है कि ये बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा आपका आता है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफी ज्यादा रहता है। और चौथा आपका आता है आइडल फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, यानी जो स्पाइरल मॉडल होता है बेसिकली लार्ज प्रोजेक्ट यानी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली इसका यूज नहीं होता। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर होती है। दूसरा आपका आता है टाइम कंज्यूमिंग का, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस ये होता है, इसके अंदर अच्छे खासे समय लगते हैं। और तीसरा आपका आता है रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, यानी इसके अंदर वेल एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत पड़ती है, वेल एक्सपीरियंस जो डेवलपर है उनकी जरूरत पड़ती है। ओके, तीसरा आपका आता है कंपोनेंट असेंबली मॉडल। ओके, तो अगला क्या है हमारा कंपोनेंट असेंबली मॉडल है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द कंपोनेंट असेंबली मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट emphasizes द असेंबली ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और मॉड्यूल्स टू क्रिएट अ फंक्शनिंग सिस्टम।
यानी जो कंपोनेंट असेंबली मॉडल है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जो एम्फसाइज करता है जो असेंबली होता है प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का और मॉडल्स का जो क्रिएट करता है एक फंक्शनिंग सिस्टम को। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिलीज ऑन रीयूजिंग कंपोनेंट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड प्रीवियसली आइदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और परचेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल वेंडर्स। यानी ये रिलीज करता है जो अभी आपका रीयूजिंग कंपोनेंट होता है जिनके पास डेवलप्ड प्रोसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस, वो एक ऑर्गेनाइजेशन और परचेज्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं जो कि एक एक्सटर्नल वेंडर के अकॉर्डिंग काम करता है। एंड दिस मॉडल फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग दीज कंपोनेंट टू बिल्ड अ न्यू सिस्टम मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ कस्टम डेवलपमेंट। यानी ये जो मॉडल होता है ये फोकस करता है जो भी आपके जो आपके इंटीग्रेटिंग होते हैं कंपोनेंट को जो बिल्ड करते हैं एक नए सिस्टम पे और मिनिमाइज करते हैं उसके नीड ऑफ कस्टम डेवलपमेंट को। अब यहाँ पे की फीचर्स आते हैं जो कि कंपोनेंट जो आपके होते हैं कंपोनेंट असेंबली मॉडल के। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यानी जो भी आपके एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उनको हम दोबारा किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है मॉडलर अप्रोच, यानी मॉडलर अप्रोच किस तरीके से काम करता है। तीसरा आता है कंपोनेंट इंटीग्रेशन, यानी आखिर किस तरीके से जो भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सके। चौथा आपका आता है कस्टमाइजेशन, यानी चीजों को किस तरीके से हम कस्टमाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। और पांचवा आपका आता है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे स्टेप आते हैं जो कि कंपोनेंट असेंबली मॉडल के अंदर स्टेप यूज होते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट को सेलेक्ट करना, उसका सिलेक्शन करना। दूसरा आपका आता है कस्टमाइजेशन, यानी अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तभी हम इसको यूज करेंगे। तीसरा आपका आता है इंटीग्रेशन और चौथा आपका आता है टेस्टिंग और पांचवा आता है डिप्लॉयमेंट। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को मार्केट में पब्लिश करने से पहले उसकी टेस्टिंग तो जरूरी है, तो यही चीज इसके अंदर होता है। अलग अलग फेजेस हैं और कहीं ना कहीं चीजें सिमिलर भी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपका यहाँ पे एडवांटेजेस हैं जिसमें सबसे पहला आपका आता है फास्टर डेवलपमेंट, यानी इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। दूसरा आपका आता है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये जो होता है काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, यानी इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तीसरा आपका आता है क्वालिटी एंड रिलेबिलिटी, यानी जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रिलेबिलिटी क्या है। चौथा आपका आता है मॉड्युलैरिटी, पांचवा आपका आता है स्केलेबिलिटी। ओके, उसके बाद डिसएडवांटेज आपका दिया हुआ है जिसमें सबसे पहला आपका है डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी कंपोनेंट, यानी ये क्या होता है, ये थर्ड पार्टी कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज के सेक्टर में इसको रखा जाता है। दूसरा आपका आता है इंटीग्रेशन चैलेंजेस, यानी इसके अंदर जो चैलेंजेस होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं चीजों को। तीसरा आपका आता है लैक ऑफ कस्टमाइजेशन। चौथा आपका आता है कंपेटेबिलिटी इश्यूज और पांचवा आपका आता है ओवरहेड इन इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल है जो कि दिए गए हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर इसका यूज होता है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर इसका यूज होता है। ओके, और यहाँ पे एक फिगर का डायग्राम आप बना लीजिएगा इसके। अगला आपका आता है आरयूपी एंड अजाइल प्रोसेस, जिसे हम लोग कहते हैं आरयूपी स्टैंड फॉर द रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस और वर्सेस एजाइल प्रोसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ आरयूपी एंड एजाइल प्रोसेसेस आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज बट दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर अप्रोचेज फिलोसफीज एंड प्रैक्टिसेस। यानी दोनों जो है आपके आरयूपी और जो एजाइल प्रोसेस है दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, लेकिन ये डिफरेंट सिग्निफिकेंट कैरी करते हैं उनके अप्रोचेस के अकॉर्डिंग, उनके फिलोसफीज के अकॉर्डिंग, उनके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं बारी बारी से चीजों को। सबसे पहले रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आरयूपी इज ए स्ट्रक्चर्ड आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्रिएटेड बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर नाउ पार्ट ऑफ आईबीएम। यानी जो आपका आरयूपी है एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड और आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जो क्रिएट किया गया किसके द्वारा, रेशनल सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि अभी के दौर में आईबीएम का पार्ट बन चुका है। और इट प्रोवाइड अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन अ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये प्रोवाइड करता है एक डिसिप्लिन अप्रोच को जो असाइन करता है टास्क को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आरयूपी इज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड फेसेस एंड इट इज हाईली कस्टमाइजेबल प्रोसेस दैट कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट नीड्स। यानी ये आपका जो आरयूपी है वो बेस्ड होता है किस पे, वेल डिफाइंड फेसेस पे, और ये हाईली कस्टमाइजेबल प्रोसेस होता है जिनको अडेप्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे की फीचर्स है जो कि आरयूपी का की फीचर आता है। सबसे पहले आपका आता है फेजेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि आरयूपी डिवाइड्स द डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू 4 मेन फेज, यानी जो आरयूपी है वो डेवलपमेंट प्रोसेस को 4 मेन फेजेस में डिवाइड करता है। सबसे पहले आपका आता है इंसेप्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल प्लानिंग, सेटिंग अप प्रोजेक्ट स्कोप एंड डिफाइनिंग द बिजनेस गोल। यानी इनिशियल प्लानिंग इसके अंदर होगा, जो भी प्रोजेक्ट का गोल है उसको सेट करना होगा और डिफाइन करना होगा बिजनेस के गोल को। दूसरा आपका आता है इलिबरेशन। इसके अंदर कह रहा है कि डिटेल एनालिसिस एंड डिजाइन, यानी जो भी
एनालिसिस और डिजाइन है उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे वहाँ पे। एंड एट दिस पॉइंट द आर्किटेक्चर इज डेवलप्ड, यानी इस पॉइंट के अंदर जो आर्किटेक्चर होगा वो डेवलप होगा। एंड द सिस्टम्स मेजर टास्क इज आइडेंटिफाई, और जो सिस्टम का मेजर टास्क होगा वो आइडेंटिफाई होगा। तीसरा आपका आता है कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कह रहा है कि द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है सिस्टम का वो इसके अंदर आएगा। और लास्ट आपका आता है ट्रांजिशन, द सिस्टम इज डिलीवर्ड एंड ऑल द डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आर डन, यानी जितने भी डेवलपमेंट आपके एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगे, डन हो जाएंगे इस फेज के अंदर। दूसरा आपका आता है आइटरेटिव इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल, जैसे कि आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल यानी बारी बारी से जो स्टेप वाइज चीजें होती हैं। तीसरा आपका आता है यूज केस ड्राइवन, चौथा आपका आता है आर्किटेक्चरल सेंट्रिक, पांचवा रिस्क मैनेजमेंट, छठा वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आता है एजाइल प्रोसेसेस। इसके अंदर कह रहा है कि एजाइल डेवलपमेंट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज दैट प्रोमोट फ्लेक्सिबल iterative deployment development with a focus on customer collaboration, responsiveness to change and delivering small increments of working software। यानी जो एजाइल डेवलपमेंट है वो रिफर करता है ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज को, जो प्रमोट करता है फ्लेक्सिबल आइटरेटिव डेवलपमेंट को, एक फोकस ऑफ कस्टमर कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस के अकॉर्डिंग, और डिलीवर करता है एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्किंग सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर मेथोडोलॉजीज हैं जो कि एजाइल प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले स्क्रम आता है, दूसरा आपका आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जिससे हम लोग एक्सपी कहते हैं, और उसके बाद आपका है कैनवन। ओके, अब यहाँ पे की फीचर्स है एजाइल प्रोसेस के। सबसे पहला आपका आता है इटरेशन, स्प्रिंट्स जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरा है कस्टमर कोलिब्रेशन, तीसरा है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, चौथा आपका आता है स्मॉल क्रॉस फंक्शनल टीम, पांचवा आपका आता है सिंप्लिसिटी एंड फोकस ऑन वैल्यू, छठा आपका आता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस है, अगर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आरयूपी एंड द एजाइल प्रोसेस, तो यहाँ पे डिफरेंस उसका दिया हुआ है। अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे आता है कि व्हेन टू यूज आरयूपी एंड एजाइल, यानी कब हम आरयूपी का यूज करते हैं, कब एजाइल का यूज करते हैं। तो आरयूपी का यूज यहाँ पे दिया हुआ है कि यू वर वर्किंग ऑन लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल सिस्टम, यानी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे, कोई लार्ज स्केल पे या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस कंडीशन पे आरयूपी का यूज होगा। एंड सेकंड इज दैट द प्रोजेक्ट रिक्वायर अ सॉलिड आर्किटेक्चरल फाउंडेशन एंड डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, यानी अगर प्रोजेक्ट को जरूरत है किसी एक सॉलिड आर्किटेक्चरल फाउंडेशन की और एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की, तो उस कंडीशन में हम आरयूपी का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यू नीड टू स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट एंड वांट टू मिटिगेट पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क इजली, यानी जब आपको जरूरत पड़ेगी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट की और आपको मिटिगेट करना होगा एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट को रिस्क के ईयरली स्टेजेस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे यूज होता है। और लास्ट आपका आता है यू नीड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलरिटी स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर हाई क्वालिटी प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। ओके, अब दूसरा आपका आता है कि एजाइल का हम कहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि यू नीड टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और अ हाईली डायनेमिक मार्केट, यानी जब आपको क्विकली चेंजेस की जरूरत पड़ती है जो कि एक हाईली मार्केटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वहाँ पे यूज होता है। एंड यू आर वर्किंग ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट, यानी जब प्रोजेक्ट छोटा हो तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। एंड यू प्रायोरिटाइज्ड कोलैबोरेशन, कस्टमर फीडबैक एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग ओवर एक्सटेंसिव अपफ्रंट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर इसका यूज होता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं इसके अंदर। ओके, उसके बाद आपका अगला है टॉपिक, वो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे पॉइंट क्या रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन रिफर्स टू टेलरिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टू बेटर सूट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नीड, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपका जो है प्रोसेस कस्टमाइजेशन है वो रिफर्स करता है टेलरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को जो बेटर सूट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग और उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स अडैप्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस मॉडल्स और टू इंप्रूव इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड अलाइनमेंट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है अडेप्ट करने के लिए जो भी आपके स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होते हैं, मॉडल्स होते हैं जो इंप्रूव करते हैं इफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को और साथ ही साथ अलाइनमेंट को एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट दैट मींस एसपीआई इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट टू इनहांस द परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड रियलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी ये जो आपका प्रोसेस है एक प्रकार का कंटिन्यूअस एफर्ट है जो इनहेंस करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को, उसकी क्वालिटी को और उसकी रियलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। अब यहाँ पे आता है की एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट, यानी की एलिमेंट्स क्या है इसके। तो सबसे पहला की एलिमेंट आपका आता है
असेसमेंट एंड बेंचमार्किंग। इसके अंदर कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग करंट प्रैक्टिसेस बाय इवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यानी ये अंडरस्टैंड करेगा करंट प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट करने के दौरान जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा आपका आता है कंपेयरिंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस और मैच्योरिटी मॉडल्स लाइक सीएमएमआई, यानी ये कंपेयर करता है एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या करता है आइडेंटिफाइंग गोल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट सच एज रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, हायर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी ये आइडेंटिफाई करता है गोल्स को जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि यूज होता है रिड्यूस करने के लिए, जो भी डेवलपमेंट की टाइम है, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको ये रिड्यूस करता है, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी को ये रिड्यूस करता है और बेटर कस्टमाइजेशन प्रोसेस प्रोवाइड करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा आपका आता है प्रोसेस डिजाइन एंड टेलरिंग। इसके अंदर कह रहा है कस्टमाइजिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टू रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टीम स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, यानी जो कस्टमाइजेशन जो आपका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को, टीम स्ट्रक्चर को और किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को। चौथा आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, तो ये क्या करता है इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग आउटकम, यानी ये इंप्लीमेंट करता है चेंजेस को और जो भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आउटकम्स होते हैं उनके लिए काम करता है। एंड मेट्रिक्स आर यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेसेस एंड सक्सेसेस ऑफ प्रोसेस चेंजेस, ओके। और लास्ट आपका आता है फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो इसके अंदर कह रहा है कि गैदरिंग द फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड डिफाइनिंग रिफाइनिंग द प्रोसेसेस टू इंश्योर दे इन्वॉल्व इन द राइट डायरेक्शन, ओके। उसके बाद अगला आपका आता है सीएमएम, जिसे हम लोग सीएमएम कहते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को, और सीएमएमआई कहते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स इंटीग्रेशन को, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल एंड सीएमएमआई आर फ्रेमवर्क्स यूज टू एक्सेस एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जिनका हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को, एंड दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स इन अ सिस्टमेटिक वे, यानी ये क्या होता है ये मदद करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए स्ट्रक्चर को उसके इम्प्रूवमेंट एफर्ट के अकॉर्डिंग और एक सिस्टमेटिक वे में ये काम करता है। अब यहाँ पे अलग अलग लेवल्स होते हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले लेवल 1 होता है जिसे इनिशियल लेवल कहते हैं। ये क्या करता है प्रोसेसेस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड पुअरली कंट्रोल, यानी जो भी प्रोसेसेस होंगे वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे और पुअरली कंट्रोल्ड होंगे। दूसरा आएगा सक्सेस डिपेंड्स हैवली ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स रेदर देन डिफाइंड प्रोसेस, यानी जो सक्सेस होंगे वो डिपेंड करेंगे हैवी ऑन डिमांड इंडिविजुअल एफर्ट्स पे। दूसरा आपका आएगा मैनेज्ड, जो कि लेवल 2 होता है, तो इसमें जो प्रोसेसेस होंगे वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और मैनेज्ड होंगे और की एक्टिविटीज इसके अंदर प्लान होंगी, ट्रैक्ड होंगी और डॉक्यूमेंटेड होंगी। तीसरा लेवल डिफाइंड होता है, यानी चीजों को डिफाइन करना, तो इसके अंदर कह रहा है कि प्रोसेसेस आर वेल डिफाइंड स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो प्रोसेस होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे और जो भी स्टैंडर्डाइज्ड होगा वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड देयर इज एन एम्फेसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रेशन विद अदर प्रोसेसेस। एंड फोर्थ इज दैट क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, लेवल 4 है जो ऑर्गेनाइजेशन यूजेस करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मैट्रिक्स एंड एनालिसिस आर अप्लाई टू अंडरस्टैंड प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्ट आउटकम्स। और लास्ट आपका आता है ऑप्टिमाइजिंग, जो कि लेवल 5 होता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 1 का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक्स आर critical in both product and process management, and they provide objective measures that can guide decision making, process improvement and overall quality management, यानी जो आपका मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं दोनों चीजों के लिए, प्रोडक्ट के लिए भी और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए भी, जो प्रोवाइड करता है एक ऑब्जेक्टिव मेजर्स को जो गाइड करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग काम के लिए, प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए और जो भी ओवरऑल क्वालिटी होता है मैनेज करने के लिए उसके लिए काम करता है। And they also enable organization to measure progresses and identifying area of for improvement, यानी ये इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करने के लिए उसके प्रोग्रेसेस को और आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट होता है उसके लिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मैट्रिक्स की हम बात करें तो कह रहा है कि दीज आर मेजर्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड फोकसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्वालिटी, रिलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका आता है डिफेक्ट डेंसिटी, तो ये क्या करता है मेजर द नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो भी पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं उनको फाइंड करने का काम करता है। जस्ट लाइक पर 1000 लाइन्स ऑफ कोड, यानी 1000 लाइन ऑफ कोड में कितनी चीजें जो है वो डिस्टर्ब्ड हैं, कितनी चीजें डिफेक्ट करेंगी, वो चीजों को आइडेंटिफाई इसके अंदर किया जाता है। दूसरा आपका आता है कोड कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या करता है मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, यानी जो भी कोड की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको मेजर करता है एंड टाइपिकली थ्रू द मैट्रिक्स लाइक साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। थर्ड आपका आता है टेस्ट कवरेज, ये क्या करता है मेजर द परसेंटेज ऑफ कोड कवर्ड बाय द ऑटोमेटेड टेस्ट, यानी ये मेजर करता है परसेंटेज ऑफ कोड को
जो कवर्ड होते हैं एक ऑटोमेटेड टेस्ट के अकॉर्डिंग। चौथा आपका आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये ट्रैक करता है फीडबैक को और सेटिस्फेक्शन को फ्रॉम द एंड यूजर। और लास्ट आपका आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये क्या करता है, दीज मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी एफिशिएंसी को मेजर करने का काम करता है। ओके, उसके बाद प्रोसेस मैट्रिक्स की हम बात करें तो दीज मैट्रिक्स फोकस ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी ये जो आपका प्रोसेस मैट्रिक्स है वो डेवलपमेंट प्रोसेस पे काम करता है और उन पे फोकस करता है और प्रोवाइड करता है इंसाइट को एक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ऑफ द प्रोसेस यूज्ड के अकॉर्डिंग। जिसमें सबसे पहले आपका आता है साइकिल टाइम, जो मेजर करता है टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टास्क, यानी टास्क को स्टार्ट करने के लिए कौन सा टाइम यहाँ पे लग रहा है टू इट्स कंप्लीशन, यानी स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन के बीच में कितना समय लग रहा है, वो टाइम साइकिल होता है। दूसरा आता है लीड टाइम, तो जो टोटल टाइम होता है टेकन किया जाता है फ्रॉम द कस्टमर रिक्वेस्ट और फॉर अ फीचर यूनिट इट इज डिलीवर्ड, तो उसके लिए ये लीड टाइम का टर्म यूज होता है। और तीसरा आपका आता है डिफेक्ट अराइवल रेट, तो ये मेजर करता है हाउ क्विकली डिफेक्ट आर बीइंग रिपोर्टेड, यानी कितनी जल्दी जो डिफेक्ट है वो रिपोर्ट किया जाए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और आफ्टर द रिलीज। ओके, और चौथा आपका आता है प्रोसेसेस एडहेरेंस, तो ये ट्रैक करता है हाउ क्लोजली द एक्चुअल प्रोसेसेस फॉलो द प्लान्ड और डिफाइंड प्रोसेस, यानी ये ट्रैक करता है कि आखिर कितनी नजदीकी तक जो एक्चुअल प्रोसेसेस है वो फॉलो करता है और प्लान करता है डिफाइंड प्रोसेस को। और लास्ट इज दैट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी ये कैलकुलेट करता है जो भी टोटल कॉस्ट होता है प्रिवेंट करने के लिए डिफेक्ट को और साथ ही साथ डिटेक्ट करने के लिए डिफेक्ट्स को और फिक्स करने के लिए डिफेक्ट्स को। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, यहाँ पे तो अगला टॉपिक हमारा क्या है सेकेंड यूनिट का, तो सेकेंड यूनिट के अंदर ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले हमारा है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले आपका आता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द बैकबोन ऑफ अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी ये एक जो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है इससे ये निकल के आता है और ये सारे एस्पेक्ट इसके अंदर ध्यान दिए जाते हैं इसके अंदर। And these activities ensure that the software system meets the need of its stakeholders and address the problem it's intended to solve, यानी ये जो आपका एक्टिविटी है ये इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टेक होल्डर, तो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। तो सबसे पहले आपका आता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर यूजर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, यानी ये जो प्रोसेस होता है जो गैदर करता है रिक्वायरमेंट को स्टेक होल्डर से, जैसे कि कोई कस्टमर हो गया, कोई यूजर हो गया, और जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट करता है, एक्सपर्ट होते हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर भाग लेते हैं। एंड इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्पेस, defining what is expected from the system and understand identifying constant और limitation, यानी ये इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी प्रॉब्लम स्पेस होते हैं, जो डिफाइन करता है कि आखिर क्या एक्सपेक्टेड होते हैं सिस्टम से, हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, और साथ ही साथ किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कॉन्स्टेंट्स को और किसी लिमिटेशन को। दूसरा आपका था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके अंदर कह रहा है कि इन्वॉल्व्स रिफाइनिंग द गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स, क्लैरिफाइंग एम्बिग्यूटीज एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स, यानी ये इन्वॉल्व करता है रिफाइन करने के लिए जो भी गैदर रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनसे, और ये क्लैरिफाई करता है किसी भी एम्बिग्यूटीज को, और ये साथ ही साथ क्या करता है, रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन द रिक्वायरमेंट। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि एनालिसिस इंश्योर that requirements are clear, complete and feasible and it form the foundation for designing the system, यानी जो एनालिसिस होता है वो इंश्योर करता है जो रिक्वायरमेंट है वो काफी क्लियर हो, कंप्लीट हो और फिजिबल हो, और इसका जो फाउंडेशन है वो डिजाइनिंग सिस्टम के अराउंड हो। तीसरा आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, नाम से ही आपको पता लग रहा है, बहुत सारी चीजें आपको नाम से ही पता लग जाएंगी तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर कह रहा है कि द फाइनल स्टेप ऑफ डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यानी ये जो आपका स्पेसिफिकेशन है ये आपका फाइनल स्टेप होता है किसी भी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एंड इट में इन्वॉल्व फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन और मॉडलिंग टू रिप्रेजेंटेड फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और अदर सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन को, मॉडलिंग को, जो रिप्रेजेंटेड करता है किसी फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और अनदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन सर्व as a contract between stakeholder and developers, defining what the system must do and under what condition, यानी जो स्पेसिफिकेशन होता है वो सर्व करता है कॉन्ट्रैक्ट को, किसके बीच में, स्टेक होल्डर के बीच में और डेवलपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, जो डिफाइन करता है कि क्या सिस्टम काम करेगा और क्या उसके अंदर के कंडीशन रहेंगे। अगला हमारा टॉपिक है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट।
इसके अंदर पॉइंट कह रहा है सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर कि डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर और फंक्शन ऑफ द सिस्टम, यानी जो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर को और फंक्शन ऑफ सिस्टम को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड सच एज प्रोसेसिंग इनपुट, जनरेटिंग आउटपुट और परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, यानी ये बताता है कि आखिर सिस्टम को क्या करना चाहिए, जैसे कि प्रोसेसिंग होता है इनपुट का, गैदरिंग होता है आउटपुट का, और परफॉर्म करना होता है कोई भी कैलकुलेशन को। एग्जांपल दिया हुआ है कि द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू रजिस्टर एंड लॉग इन विद एन ईमेल एंड पासवर्ड, यानी जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है वो अलाउ करता है यूजर को रजिस्टर करने के लिए और लॉग इन करने के लिए उनके ईमेल और पासवर्ड के अकॉर्डिंग, तो ये बेसिकली क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एग्जांपल है। दूसरा आपका है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर पॉइंट्स ऐसे कह रहा है कि डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट, सिस्टम परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड अदर कांस्टेंट, यानी ये डिफाइन करता है क्वालिटी के एट्रीब्यूट को, सिस्टम के परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को और साथ ही साथ स्केलेबिलिटी को और अनदर कांस्टेंट को। देन अगला पॉइंट कह रहा है कि दे ऑफन डिफाइन हाउ वेल द सिस्टम शुड परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस और बिहेव अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, यानी ये डिफाइन करता है कि आखिर कैसे जो बेहतरीन सिस्टम है वो जो भी अलग अलग फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से उन स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फुलफिल करता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि द सिस्टम मस्ट बी एबल टू हैंडल 1000 कंकरेंट यूजर्स, यानी मान लीजिए कोई भी सिस्टम है वो 1000 यूजर्स के डेटा को क्या कर सकता है, कंकरेंट कर सकता है, और द सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड टू द यूजर रिक्वेस्ट इन अंडर 2 सेकंड, और लगभग 2 सेकंड के अंदर अंदर सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रोवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ पे अगला आपका आता है रिक्वायरमेंट सोर्सेस एंड एलिसिटेशन टेक्निक। तो इसके अंदर सबसे पहला रिक्वायरमेंट सोर्सेस है, इसमें सबसे पहले आपके आते हैं स्टेक होल्डर्स, इसमें यूजर आएगा, कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट मैनेजर आएगा, डोमेन एक्सपर्ट्स आएंगे और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। दूसरा आपका आता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो इसके अंदर कह रहा है कि प्रीवियस सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, यानी इसके अंदर जो पिछले सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो आएंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसके अंदर आएंगे और जो भी रेगुलेशन होता है वो इसके अंदर आएगा। तीसरा आपका आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये क्या करता है, ये स्टडी करता है सिमिलर सिस्टम इन द मार्केट, यानी जो मार्केट में बेहतरीन सिस्टम जो काम कर रहा है उसके सिमिलैरिटी पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। और चौथा आपका आता है प्रोटोटाइप, जिसे हम लोग मॉकअप्स कहते हैं, तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर को एक प्रोटोटाइप को जो क्लियरिफाई करता है उसके रिक्वायरमेंट को। दूसरा आपका क्या आता है, पहला तो आपका रिक्वायरमेंट सोर्सेस हो गए, दूसरा आपका आता है एलिसिटेशन टेक्निक। इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है इंटरव्यूज, इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि 1-on-1 और ग्रुप इंटरव्यूज विद स्टेक होल्डर्स टू गैदर देयर रिक्वायरमेंट, यानी इसके अंदर एक या एक से अधिक जो ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं वो स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गैदर किए जाएंगे। दूसरा आपका आता है सर्वे एंड क्वेश्चनरीज, यानी सर्वे करना, चीजों को एनालाइज करना सर्वे के दौरान, तो ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है रिक्वायरमेंट को फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, यानी बड़े मात्रा में जो स्टेक होल्डर के ग्रुप्स होते हैं उनसे चीजों को कलेक्ट करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में उन चीजों को ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। वर्कशॉप्स की हम बात करें तो ये क्या होता है, इंटरेक्टिव ग्रुप सेशन टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट, यानी ये बेसिकली ग्रुप सेशन होता है जिसमें उस सॉफ्टवेयर के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके रिक्वायरमेंट को डिफाइन किया जाता है। चौथा आपका आता है ऑब्जर्वेशन, तो इसके अंदर कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग यूजर्स नीड्स बाय ऑब्जर्विंग देयर करंट वर्कफ्लो और सिस्टम यूजर्स, यानी ये अंडरस्टैंड करता है यूजर की नीड को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जर्व करने के अकॉर्डिंग, जो भी उसका करंट वर्कफ्लो है और जो सिस्टम यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है। पांचवा आपका आता है प्रोटोटाइपिंग, ये क्या करता है, क्रिएटिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम टू गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर, यानी ये क्रिएट करता है एक वर्किंग मॉडल को उस सिस्टम के और गैदर करता है फीडबैक को किससे, एक स्टेक होल्डर से। अगला आपका आता है यूज केसेस, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंटिंग एंड एनालाइजिंग हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी ये डॉक्यूमेंटिंग करता है, एनालाइजिंग करता है और बताता है कि आखिर कैसे जो यूजर है वो इंटरेक्ट करेगा सिस्टम से। और अगला आपका आता है वो आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो इसके अंदर ये क्या होता है कि ये जनरेट करता है एक वाइड रेंज ऑफ आइडिया को सिस्टम के लिए फीचर्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे आता है एनालिसिस मॉडलिंग फॉर फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो क्या करता है, फोकस ऑन डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग द सिस्टम फंक्शन और प्रोसेसेस, यानी ये फोकस करता है डिफाइन करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो भी सिस्टम के फंक्शंस हैं और उसके प्रोसेस हैं उसके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस द सिस्टम इज टाइपिकली मॉडल्ड यूजिंग डेटा फ्लो डायग्राम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, यानी जो सिस्टम है वो टाइपिकली मॉडल्ड होंगे किसके मदद से, जो आपका डेटा फ्लो डायग्राम है उसके मदद से और जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है उसके मदद से। अब इसमें एक टर्म आता है डीएफटीज का, जिसे हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, तो ये यूज होता है दैट इज यूज्ड टू शो हाउ द डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम एंड फंक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म दिस डेटा,
यानी ये यूज करता है शो करने के लिए कि आखिर कैसे डेटा फ्लो जो है वो थ्रू द सिस्टम काम करेगा, और जो फंक्शन है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरीके से उनके आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। दूसरा है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसे हम लोग ईआर डायग्राम भी कहते हैं। तो ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा स्ट्रक्चर इन अ फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, यानी ये बेसिकली यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेड करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर को एक फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग। और तीसरा आपका आता है स्ट्रक्चर्ड चार्ट, जो क्या करता है, ये मदद करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए फंक्शन को एक हायरार्किकल वे में। क्लियर। दूसरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो इसके अंदर कह रहा है कि फोकसिंग ऑन डिफाइनिंग द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये फोकस करता है डिफाइन करने के लिए सिस्टम को किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, जो क्या करता है, विच आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस दैट इनकैप्सुलेट बोथ अ डाटा एंड बिहेवियर, यानी ये क्या करता है, ये इंस्टेंस करता है क्लासेस को जो इनकैप्सुलेट होते हैं दोनों डेटा के अकॉर्डिंग भी और बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये क्या चल रहा है, लेकिन चीजों को आप देखिए, एक एक लाइन को मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, बस इत्मीनान से आपको इस वीडियो को देखना है। अब यहाँ पे आता है यूएमएल इज वाइडली यूज टू मॉडल द सिस्टम, यानी ये इसके अंदर जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है इसका वाइडली यूज होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है यूज केस डायग्राम, जो रिप्रेजेंटेट करता है हाउ द सिस्टम विल बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल एक्टर्स, यानी किस तरीके से जो सिस्टम है वो यूज किए जाएंगे एक्सटर्नल एक्टर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि यूजर हो गया और अदर सिस्टम हो गए। दूसरा आपका आता है क्लास डायग्राम, जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट को और उसके रिलेशनशिप को। तीसरा आपका आता है सीक्वेंस डायग्राम, जो शो करता है हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट ओवर टाइम, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करे। और चौथा आपका आता है क्या, वो आता है स्टेट डायग्राम, जो डिस्क्राइब करता है द वेरियस स्टेट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी इन द इन एंड हाउ इट ट्रांजिशंस बिटवीन देम। ओके। अब यहाँ पे अगला आता है यूज केस मॉडलिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि यूज केस मॉडलिंग इज अ टेक्निक फॉर कैप्चरिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर और अदर स्टेक होल्डर, यानी जो यूज केस मॉडलिंग है एक प्रकार का टेक्निक होता है जो कैप्चर करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग और उसके फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर, यानी जो भी यूजर का पर्सपेक्टिव होता है उस पर ये चीजें डिपेंड करती है और अनदर स्टेक होल्डर पे ये चीजें काम करती है। अब इसमें एक टर्म आता है यूज केस, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ एक्शन को उस सिस्टम के, और जो परफॉर्म करता है कैलिब्रेशन को एक या एक से अधिक एक्टर्स के अकॉर्डिंग किसके लिए, अचीव करने के लिए जो भी स्पेसिफिक गोल होता है, यानी कोई भी स्पेसिफिक गोल किसी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है उसको अचीव करने के लिए यूज केस का यूज होता है। कंपोनेंट की हम बात करें तो अलग अलग कंपोनेंट यूज होते हैं, एक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एंटिटीज होती हैं जस्ट लाइक यूजर सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो क्या होते हैं सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा आता है यूज केस, ये क्या होता है कि स्पेसिफिक गोल होता है और टास्क होता है जो कि सिस्टम परफॉर्म करता है कि रिस्पॉन्स टू द एक्टर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ओके, एक्शन के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है रिलेशनशिप, जो इंक्लूड करता है एसोसिएशन को बिटवीन द एक्टर्स एंड द यूज केस एज वेल एज रिलेशनशिप लाइक जनरलाइजेशन, इंक्लूजन एंड एक्सटेंशन। ओके। बेनिफिट की हम बात करें यूज केस मॉडलिंग की, बेनिफिट क्या होती है, सबसे पहला बेनिफिट होता है प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपेक्टेशन, यानी ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग को सिस्टम को फंक्शनैलिटी के और उसके यूजर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ओके। अब यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे हम लोग एसआरएस कहते हैं। ओके। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दोनों एसआरएस ही होता है। तो सबसे पहले आपका आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द सिस्टम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी ये एक प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है सिस्टम के फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। दूसरा आपका पॉइंट आता है कि इट इंक्लूड डिटेल अबाउट द सिस्टम आर्किटेक्चर, इंटरफेसेस, परफॉर्मेंस एंड डिजाइन कांस्टेंट, यानी ये इंक्लूड करता है डिटेल एक्सप्रेशन को जो भी अबाउट द सिस्टम आर्किटेक्चर होता है जो इंटरेक्ट करता है उसके परफॉर्मेंस से, उसके डिजाइन कांस्टेंट से। ओके। अब यहाँ पे दूसरा आता है टर्म, एक वो क्या होता है, वो आता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे एसआरएस कहते हैं। तो ये क्या होता है, ए मोर डिटेल डॉक्यूमेंट फोकस्ड स्पेसिफिकली ऑन सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट, यानी जो मोर डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो फोकस करता है कि स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट पे, और ये इंक्लूड करता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को, यूज केस डिस्क्रिप्शंस को और इंटरफेस स्पेसिफिकेशन को, और साथ ही साथ क्वालिटी एट्रीब्यूट को, जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया। तीसरा आपका आता है कंटेंट ऑफ एन एसआरएस, तो एसआरएस का जो कंटेंट है वो क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसमें पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन एंड असम्पशंस होते हैं। दूसरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो क्या होता है, डिटेल बिहेवियर होता है सिस्टम का और बताता है कि हाउ इट शुड रिएक्ट टू द डिफरेंट इनपुट, यानी किस तरीके से वो डिफरेंट इनपुट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा अपने काम को। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इसमें सिस्टम एट्रीब्यूट जस्ट लाइक रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस काम करते हैं।
चौथा आपका आता है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, जो बताता है कि हाउ द सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, यानी किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से और उसके अनदर सिस्टम से। उसके बाद आपका आता है सिस्टम फीचर्स, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होते हैं हर एक फीचर्स के उस सिस्टम के अंदर। और लास्ट आपका आता है अपेंडिक्स, तो ये कोई भी एक एडिशनल मटेरियल होता है, जैसे कि ग्लोसरी हो गए, एक्रोनोमस हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आपका अगला टर्म आता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट, कंप्लीट एंड अलाइंड विद स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। यानी जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो करेक्ट है, कंप्लीट है या फिर अलाइन है उस स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। यानी जो भी स्टेक होल्डर है जो बता रहा है कि इस तरीके की चीजें उसके अंदर चाहिए, क्या उसके अकॉर्डिंग वो चीजें सही है, तो ये चीजें इसके अंदर काम करती है। यानी वैलिडेशन ये चेक करता है कि वो चीजें वैलिड है या नहीं है। तो इसमें दो प्रकार की चीजें आती है। पहला आपका आता है टेक्निक, जिसमें रिव्यू होता है, तो जो स्टेक होल्डर होगा वो रिव्यू करेगा रिक्वायरमेंट को फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस के लिए। दूसरा आपका आएगा प्रोटोटाइपिंग, जो क्या होता है ईयरली मॉडल होता है ऑफ द सिस्टम, जो मदद करता है वैलिडेट करने के लिए इफ द रिक्वायरमेंट्स आर करेक्टली अंडरस्टूड, जो रिक्वायरमेंट करेक्टली समझा जा सके। तीसरा आपका आता है टेस्ट केसेस, ये क्या करता है डेवलप ईयरली टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दे आर मेजरेबल एंड वेरीफिएबल। यानी ये डेवलप करता है ईयरली टेस्ट केसेस को जो बेस्ड होते हैं रिक्वायरमेंट पे, जो इंश्योर करता है कि ये जो मेजरेबल और वेरीफिएबल है या नहीं है, यानी टेस्टिंग प्रोसेस इसके अंदर काम करता है। चौथा आपका आता है वॉक थ्रूट्स, तो ये क्या करता है, ये करता है कि स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट इन स्टेप बाय स्टेप वर्क थ्रू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू कैच इश्यूज ईयरली। यानी जो स्टेक होल्डर होता है वो पार्टिसिपेट करता है कि स्टेप बाय स्टेप वर्क थ्रू को उस रिक्वायरमेंट्स पे जो कैच करता है उनके इशू को एज कंपेयर टू द ईयरली स्टेजेस में। ओके, ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, ये क्या करता है टू इंश्योर द राइट प्रोडक्ट इन इज बिगिन built by confirming that the requirements meet business needs and other expectation। यानी ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो राइट प्रोडक्ट है वो बिल्ट होता है किसके द्वारा, कंफर्म करने के द्वारा, जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं जो मिलते हैं उसके बिजनेसेस नीड्स के अकॉर्डिंग और उसके यूजर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे अगला टर्म आता है ट्रेसेबिलिटी का। तो ये क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इंश्योर दैट ईच रिक्वायरमेंट इज लिंक्ड टू इट्स ओरिजिन एंड इट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड इट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी जो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी होता है वो इंश्योर करता है कि हर एक जो रिक्वायरमेंट है वो लिंक होता है इसके ओरिजिनल, इसके ओरिजिन से और साथ ही साथ डिजाइन से, डेवलपमेंट से और साथ ही साथ उसके वेरिफिकेशन प्रोसेस से। अब यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आता है, तो ये क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट that traces the relationship between requirements, design elements and test cases। यानी ये डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रेस करते हैं रिलेशनशिप को किसके बीच में, रिक्वायरमेंट के बीच में, डिजाइनिंग एलिमेंट के बीच में और टेस्ट केसेस के बीच में। एंड साथ ही साथ इट इंश्योर एवरी रिक्वायरमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड। यानी ये बताता है कि हर एक जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, वो इम्प्लीमेंटेड होता है और टेस्टेड भी होता है। दूसरा आपका आता है बेनिफिट, तो इसमें बेनिफिट में सबसे पहला चेंजेस आता है, जो क्या करता है हेल्प टू ट्रैक द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट चेंजेस ऑन डिजाइन, कोड एंड टेस्टिंग। यानी ये मदद करता है ट्रैक करने के लिए जो भी इम्पैक्ट होता है रिक्वायरमेंट का, जो चेंजेस होते हैं डिजाइनिंग में, कोडिंग में, टेस्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा ये है कि ये कंपाइलेंस प्रोवाइड करता है, यानी क्रिटिकल फॉर रेगुलरिटी कंपाइलेशन कंपाइलेंस एज इट इंश्योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मीट एंड प्रोपरली डॉक्यूमेंटेड। एंड थर्ड इज दैट टेस्टिंग, यानी ये इंश्योर करता है कि हर एक जो रिक्वायरमेंट है वो वेरीफाइड हो ड्यूरिंग टेस्टिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 3 हमारा स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 3 के अंदर इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 3 का सबसे पहला टॉपिक आपके इंटरफेस पे जो है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन का। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ क्रिटिकल फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वेयर द सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरफेस एंड डेटा फ्लो। यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है एक प्रकार का क्रिटिकल फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, जहां पे जो सिस्टम है वो डिफाइंड होता है किसके टर्म्स में, आर्किटेक्चर के टर्म्स में, कंपोनेंट के टर्म्स में, इंटरफेस के टर्म्स में और डेटा फ्लो के टर्म्स में। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस फेज ब्रिज द गैप बिटवीन द सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड द फाइनल इंप्लीमेंटेशन। यानी ये ब्रिज का काम करता है सिस्टम के रिक्वायरमेंट के और साथ ही साथ फाइनल इंप्लीमेंटेशन होता है उनके बीच में, एक ब्रिज का काम करता है। अब यहाँ पे आता है कि द सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस क्या है। तो कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस एम्ड एट क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस होता है वो कंसिस्ट करता है अलग अलग स्टेजेस को, जिसका एम क्या होता है, जिसका एम होता है क्रिएट करना एक इफेक्टिव और इफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम को। एंड इट टाइपिकली
follows after requirement gathering and specification and before coding। यानी ये कब इसका एप्लीकेशन अप्लाई होता है, ये जो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है इसके बाद अप्लाई होता है और कोडिंग से पहले इसको अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इसका पॉइंट कह रहा है कि हाई लेवल डिजाइन यानी आर्किटेक्चर डिजाइन इसके अंदर यूज होता है, जो फोकस करता है ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम को। दूसरा आता है कि इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द सिस्टम मेजर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स देयर इंटरेक्शंस एंड डेटा फ्लो। यानी ये इन्वॉल्व करता है डिफाइन करने के लिए सिस्टम के मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनका इंटरेक्शन होता है उनके डेटा फ्लो के अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड दिस फेज एम्स टू इंश्योर स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी इसका जो इस फेज का जो मेन एम होता है वो होता है इंश्योर करना स्केलेबिलिटी को, मेंटेनेबिलिटी को और उसके रिलायबिलिटी को। दूसरा आपका आता है डिटेल डिजाइन, जो फोकस करता है कि हाउ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम विल फंक्शन। यानी किस तरीके से जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं किसी सिस्टम के वो फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरफेसेस फॉर ईच कंपोनेंट। यानी ये इन्वॉल्व करता है स्पेसिफाई करने के लिए एल्गोरिथम को, डेटा स्ट्रक्चर को और साथ ही साथ जो भी इंटरफेस होता है हर एक कंपोनेंट के उसके लिए। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द गोल इज टू रिफाइन द हाई लेवल डिजाइन इनटू अ मोर इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म। यानी इसका गोल होता है रिफाइन करना, जो भी हाई लेवल डिजाइन होता है उसको रिफाइन करके एक मोर इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में इसको लाना, इसका बेसिकली काम होता है। तीसरा आपका आता है इंटरफेस डिजाइन। ये क्या करता है, डील विथ हाउ द डिफरेंट मॉडल्स विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी ये डील करता है कि आखिर कैसे जो डिफरेंट मॉडल्स है वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर, डेटा फॉर्मेट एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी ये डिफाइन करता है इनपुट और आउटपुट पैरामीटर को, डेटा फॉर्मेट को और जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसको। और लास्ट आपका आता है डिजाइन रिफाइनमेंट। यानी ये अल्टरनेटली जो होते हैं ये रिफाइन करते हैं डिजाइन को, चीजों को बनाने के लिए काफी एफिशिएंट, सिंपलर और इजियर टू डिजाइन, इजियर टू इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरा आपका क्या आता है, डिजाइन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। यानी इसके अंदर प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन मस्ट एडहेयर टू सर्टेन कंसेप्ट दैट एंड प्रिंसिपल टू इंश्योर हाई क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। यानी जो इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है वो उसके पास जो प्रिंसिपल होते हैं वो होनी चाहिए जिससे कि हाई क्वालिटी और मेंटेनेबिलिटी होती है जो सॉफ्टवेयर की वो मेंटेन की जा सके। जिसमें सबसे पहले आपका आता है मॉड्युलैरिटी का। तो इसमें जो सिस्टम होता है, सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स ईच परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। यानी जो सिस्टम होगा वो डिवाइड होगा एक स्मॉलर और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में, और हर एक जो होगा मॉड्यूल वो परफॉर्म करेगा एक डिस्टिंक्ट फंक्शन को। दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है कि इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड टेस्टिंग। यानी जो मॉड्युलैरिटी होता है वो मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है, रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ जो टेस्टिंग प्रोसेस होता है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपोनेंट बाय एक्सपोजिंग ओनली रिलेवेंट फंक्शनैलिटी। यानी ये हाइड करता है जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है कंपोनेंट के उसको हाइड करता है, किसके अकॉर्डिंग, बाय एक्सपोजिंग ओनली रिलेवेंट फंक्शनैलिटी। यानी केवल रिलेवेंट फंक्शनैलिटी को एक्सपोज करके। ओके, उसके बाद दूसरा आपका आता है रिड्यूस सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज द यूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ये जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनको रिड्यूस करता है और साथ ही साथ इंक्रीज करता है यूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को। तीसरा आपका क्या आता है, कोहेजन। ये क्या करता है, इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच द कंपोनेंट विल विद इन अ मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू अचीव अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। यानी ये रिफर करता है डिग्री को जिससे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं एक मॉड्यूल के अंदर वो काम करें एक दूसरे के साथ, किसके लिए, अचीव करने के लिए, जो भी सिंगल और वेल डिफाइंड टास्क होते हैं उनको अचीव करने के लिए बेसिकली ये काम करें। एंड जो हाई कोहेजन होता है वो लीड करता है एक काफी अंडरस्टैंडेबल और मेंटेनेबल मॉड्यूल को। यानी अगर हाई कोहेजन है तो उसके लिए बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन मेंटेनेबल मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। कोहेजन के बाद आपका टर्म आता है कपलिंग का, जो क्या करता है, रिफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटर डिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। यानी ये इंटर डिपेंडेंस का काम करता है मॉड्यूल्स के बीच में। और वेल डिजाइंड सिस्टम शुड हैव लो कपलिंग। यानी कोई भी जो वेल डिजाइन सिस्टम होता है उसके पास क्या होती है, मतलब लो कपलिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडल्स होंगे शुड नॉट बी ओवरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। एंड लो कपलिंग इंप्रूव मॉड्युलैरिटी एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। यानी जो लो कपलिंग है वो इंप्रूव करेगा मॉड्युलैरिटी को और रिड्यूस करेगा जो भी इम्पैक्ट होते हैं चेंजेस के उसको। पांचवा आपका आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन अ सिस्टम इनटू अ डिस्टिंक्ट कंसर्न और एरिया ऑफ फंक्शनैलिटी ईच ऑफ विच इज हैंडल इंडिपेंडेंटली। यानी
जो भी सिस्टम होगा इनको ब्रेक डाउन करेगा एक डिस्टिंक्ट कंसर्न्स में और एरिया ऑफ फंक्शनैलिटी पे, और हर एक जो होगा वो हैंडल करेगा इन चीजों को काफी इंडिपेंडेंटली। ओके, अब यहाँ पे टर्म आता है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड यूएमएल, जिसे हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है इसके टर्म्स को। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मॉडलिंग जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है of creating the abstract representation of the system to better understand, visualize and communicate its design। यानी जो भी सॉफ्टवेयर की डिजाइन है उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उनके डिजाइन को सॉफ्टवेयर मॉडलिंग का यूज होता है। और जो यूएमएल होता है वो वाइडली अडॉप्ट होते हैं मॉडलिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्डाइज्ड वे को जिससे कि विजुअलाइज किया जा सके सिस्टम के कंपोनेंट्स को और उसके इंटरेक्शन को। अब यहाँ पे की कंपोनेंट दिए हुए हैं यूएमएल डायग्राम के। सबसे पहले यूज केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, स्टेट डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है। ओके, तो ये अलग अलग चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे इसके अंदर दिए गए हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। उसके बाद एक टर्म आता है, वो आता है आर्किटेक्चरल डिजाइन का। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि आर्किटेक्चरल डिजाइन रिफर्स टू द हाई लेवल स्ट्रक्चरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है वो रिफर्स करता है हाई लेवल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम पे, जो डिफाइन करता है कि जो भी मेजर कंपोनेंट होते हैं और जो सब सिस्टम्स होते हैं और उनके जो इंटरेक्शन होते हैं कि आखिर कैसे उनको फुलफिल किया जाए उनके रिक्वायरमेंट्स को। अब यहाँ पे आता है टर्म की एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन, यानी आर्किटेक्चरल डिजाइन के आखिर कौन कौन से की एस्पेक्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डिकम्पोजिशन, यानी कहने का मतलब क्या है कि ब्रेकिंग द सिस्टम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस। यानी जो भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उनको छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड करना है स्मॉलर पार्ट में, ताकि वो मैनेजेबल पीस में बन सके, यानी उनको मैनेज किया जा सके काफी आसानी से। दूसरा आपका आता है मॉडुलैरिटी, जो इंश्योर करता है इस कंपोनेंट को हैज अ वेल डिफाइंड रिस्पांसिबिलिटी, यानी ये इंश्योर करता है कि हर एक कंपोनेंट जो है वो एक प्रकार का वेल डिफाइंड रिस्पांसिबिलिटी कैरी करे। तीसरा आपका आता है एब्स्ट्रैक्शन का, जो क्या करता है हाइडिंग द इंटरनल डिटेल ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंटरफेसेस। यानी ये हाइड करता है इंटरनल डिटेल्स को उसी कंपोनेंट के और साथ ही साथ एक्सपोज करता है केवल नेसेसरी इंटरफेस को। उसके बाद आपका क्या आता है चौथा, वो आता है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का, जो इंश्योर करता है कि सिस्टम कैन हैंडल इंक्रीजिंग लोड्स इफेक्टिवली। यानी ये इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है वो क्या करेगा, हैंडल करेगा लोड को काफी इफिशिएंटली, काफी इफेक्टिव तरीके से वो चीजों को, लोड को क्या करेगा, हैंडल करेगा। और लास्ट आपका आता है मेंटेनेबिलिटी का, जो इंश्योर करता है कि जो सिस्टम इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, यानी जो सिस्टम है उसको इजी मॉडिफाई किया जा सके और इजी अपडेट किया जा सके। अब यहाँ पे अगला टर्म आपका आता है आर्किटेक्चरल व्यू एंड स्टाइल का। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है आर्किटेक्चरल व्यूज आर पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट लाइक परफॉर्मेंस, डेटा फ्लो और सिक्योरिटी। यानी जो आर्किटेक्चरल व्यू होता है वो पर्सपेक्टिव होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के, जो फोकस करता है अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं जस्ट लाइक परफॉर्मेंस, डेटा फ्लो, सिक्योरिटी उसके। और जो कॉमनली यूज्ड होते हैं व्यूज, वो सबसे पहले आपका आता है लॉजिकल व्यू, जो डिस्क्राइब करता है फंक्शनल कंपोनेंट को उस सिस्टम के और उसके इंटरेक्शन के। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फोकस ऑन यूजर फेसिंग फंक्शनैलिटी, यानी ये फोकस करता है यूजर फेसिंग फंक्शनैलिटी को, और ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय क्लास डायग्राम एंड यूज केस डायग्राम, जो किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं, क्लास डायग्राम के द्वारा और यूज केस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं। दूसरा आपका पॉइंट आता है प्रोसेस व्यू का, जो क्या करता है वो फोकस करता है सिस्टम के रन टाइम बिहेवियर पे और उसके कंक्यूरेंसी पे। दूसरा इसके अंदर आता है मॉडल्स हाउ कंपोनेंट इंटरैक्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सच एज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी ये मॉडल करता है कि आखिर कैसे जो कंपोनेंट है वो इंटरैक्ट करे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जैसे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके अकॉर्डिंग। तीसरा आपका क्या आता है, वो आता है डेवलपमेंट व्यू, जिसका मेन फोकस क्या होता है, सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यानी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान देना किसके टर्म्स में, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के टर्म्स में। अब दूसरा यहाँ पे आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कोड, मॉड्यूल्स एंड फाइल। यानी ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ कोड को, मॉड्यूल्स को और उसके फाइल्स को। अब यहाँ पे आपका अगला आता है फिजिकल व्यू। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंटेड द हार्डवेयर और डिप्लॉयमेंट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। यानी जो भी आपके हार्डवेयर होते हैं और जो मतलब डिप्लॉयमेंट एस्पेक्ट होते हैं सिस्टम के, उसको रिप्रेजेंटेड करने का ये काम करता है। और ये बताता है कि हाउ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर नोड्स। यानी ये डिफाइन करता है कि आखिर कैसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इंटरेक्ट करेंगे हार्डवेयर नोड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है लेयर्ड आर्किटेक्चर, जो क्या करता है डिवाइड द सिस्टम इनटू लेयर्स। यानी जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको लेयर में डिवाइड करता है, जहां पे हर एक जो लेयर होगा वो इंटरेक्ट करेगा एक लेयर से डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली वो इंटरेक्ट करेगा। दूसरा आपका क्या आता है क्लाइंट सर्वर। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, जहां पे जो क्लाइंट होते हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे सर्विसेज को फ्रॉम द सर्वर।
तीसरा आपका आता है माइक्रो सर्विसेज, जो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा सिस्टम को एक स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विसेज में और कम्युनिकेट करेगा एक नेटवर्क के अकॉर्डिंग। चौथा पॉइंट आपका आता है इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर, जो क्या करता है, इसके अंदर कह रहा है कि कंपोनेंट रिपीट टू इवेंट और मैसेजेस फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल सिस्टम। और पांचवा आपका आता है क्या, वो आता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका यूजर इंटरफेस डिजाइन, जिसे हम लोग यूआई डिजाइन कहते हैं, जो क्या करता है, जो फोकस करता है कि ऑन हाउ द यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे जो यूजर है वो किसी सिस्टम से इंटरेक्ट करे। और जो गुड यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है वो इंप्रूव करता है यूजेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को और साथ ही साथ यूजर सेटिस्फेक्शन को। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है जो कि यूज केस डायग्राम यूजर इंटरफेस डिजाइन के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वो आता है कंसिस्टेंसी का, दूसरा आपका आता है सिंप्लिसिटी का, तीसरा आपका आता है फीडबैक का, चौथा आपका आता है विजिबिलिटी का और पांचवा आपका क्या आता है, एरर प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग का। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिया हुआ कि दिट इंश्योर दैट द सिमिलर टास्क और कंपोनेंट्स अपीयर एंड बिहेव इन अ सिमिलर मैनर, यानी जो आपके सिमिलर टास्क हैं और जो कंपोनेंट है वो अपीयर करेंगे एक सिमिलर जो मैनर्स होते हैं उनमें ये काम करेंगे। और सिंप्लिसिटी आपको पता ही है, फीडबैक आपको पता ही है कि क्या इस तरीके से काम करता है फीडबैक वाला प्रोसेस। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फंक्शनल डिजाइन ओरिएंटेड डिजाइन। तो पॉइंट कह रहा है कि फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन फोकसेस ऑन डिफाइनिंग द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन और प्रोसीजर्स, यानी जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन है वो फोकस करता है डिफाइन करने के लिए सिस्टम को किसके टर्म्स में, उसके फंक्शंस के टर्म्स में और उसके प्रोसीजर के टर्म्स में। और ये जो अप्रोच होता है वो टाइपिकली फॉलो करता है किसको, एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन को, डिजाइन की मेथोडोलॉजी को, और ये यूज होता है एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का और स्ट्रक्चरल डिजाइन का। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है, इन्वॉल्व यूजिंग टूल्स लाइक डीएफडी टू मॉडल द सिस्टम फंक्शनैलिटी एंड डेटा फ्लो, यानी सिस्टम फंक्शनैलिटी और डेटा फ्लो को मॉडल करने के लिए इसके अंदर डीएफडी का यूज होगा। दूसरा आपका आता है सिस्टम डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन का, जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा हाई लेवल फंक्शन को एक सब फंक्शंस में और उसका फोकस होगा डिफाइन करना एल्गोरिथम को और डेटा स्ट्रक्चर को। ओके, अब यहाँ पे ये अभी वही टॉपिक हमने डिस्कस किया एसए और एसडी, तो यहाँ पे उसके बारे में दिया गया। अब यहाँ पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन emphasizes डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय कंपोजिंग देम फ्रॉम इंडिपेंडेंट रियूजेबल कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन है वो इंफेसाइज करता है डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम को किसके अकॉर्डिंग, कंपोज करने के अकॉर्डिंग, एक इंडिपेंडेंट और रियूजेबल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि कंपोनेंट कैन बी प्री बिल्ड, यानी जो कंपोनेंट होते हैं हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, पहले से बिल्ड हो सकते हैं, जस्ट लाइक लाइब्रेरीज और सर्विसेज, और डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द सिस्टम, यानी जो किसी सिस्टम के लिए ही स्पेसिफिकली क्या होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंपोनेंट इज अ सेल्फ कंटेंट रिप्लेसेबल यूनिट दैट एक्सपोजेस अ वेल डिफाइंड इंटरफेस, यानी जो कंपोनेंट होते हैं एक प्रकार के सेल्फ कंटेंट होते हैं और साथ ही साथ इनको रिप्लेस किया जा सकता है एक वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि सीबीडी अलाउ फॉर फास्टर डेवलपमेंट, बेटर मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी बाय रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यानी जो कंप्यूटर कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक फास्टर डेवलपमेंट के लिए और बेटर मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे अगला टर्म आता है, वो आता है आपका डिजाइन मैट्रिक्स का, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 3 का। तो डिजाइन मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिजाइन मैट्रिक्स आर यूज्ड टू एक्सेस द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी जो डिजाइन मैट्रिक्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं एक्सेस करने के लिए क्वालिटी को और इफेक्टिवनेस को किसी भी सॉफ्टवेयर के डिजाइन के। अब यहाँ पे की मैट्रिक्स होते हैं जो कि डिजाइन मैट्रिक्स के अंदर काम होते हैं। की मैट्रिक्स सबसे पहले आता है आपका कपलिंग, तो कपलिंग क्या होता है हमने अभी पीछे डिस्कस किया, इसलिए मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं। दूसरा आपका आता है कोहेजन, कोहेजन को भी हमने डिस्कस किया। तीसरा आपका आता है कम्प्लेक्सिटी, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आपका आता है साइज मैट्रिक्स, तो इसके अंदर क्या होता है, मेजर द साइज ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द डिजाइन, यानी जो भी डिजाइन होते हैं उनके साइज को मेजर करना होता है, जस्ट लाइक नंबर ऑफ क्लासेस, मेथड्स और लाइन ऑफ कोड्स, जो एक्सेस करता है सिस्टम के स्केल को और मेंटेनेबिलिटी को। ओके, पांचवा आपका क्या आता है, रियूजेबिलिटी आता है, जो मेजर करता है कि हाउ वेल द कंपोनेंट कैन बी रीयूज्ड इन अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम और इन द डिफरेंट सिस्टम, यानी ये मेजर करता है कि आखिर कैसे जो वेल कंपोनेंट है उनको क्या किया जा सके, रीयूज किया जा सके एक अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम में और साथ ही साथ डिफरेंट सिस्टम में। और लास्ट आपका आता है परफॉर्मेंस का, तो जो क्या करता है, जो एक्सेस करता है कि हाउ वेल द सिस्टम डिजाइन परफॉर्म द अंडर द डिफरेंट लोड एंड द रिक्वायरमेंट। ओके, अब यहाँ पे यूनिट नंबर 4 दिया हुआ है, यूनिट नंबर 4 का पूरा टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है।
तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं, यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग का। नाम से आपको पता लग रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना और किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना इन द ओपन मार्केट, यानी ओपन मार्केट में पब्लिश करने से पहले किसी भी सॉफ्टवेयर की एनालिसिस और टेस्टिंग जरूरी होती है। यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग आर क्रिटिकल एक्टिविटीज इन इंश्योरिंग that a software system works as intended, is free of defect and meets user expectations। यानी जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस और टेस्टिंग है एक प्रकार का क्रिटिकल एक्टिविटी होता है जो इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर के सिस्टम पे जो वर्क करता है कि इंटेंडेंट, और ये फ्री होता है डिफेक्ट से और मीट करता है कि यूजर एक्सपेक्टेशन पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेस्टिंग हेल्प्स अनकवर डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर एंड वेरीफाइज दैट इट मीट्स बोथ द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यानी जो आपका टेस्टिंग होता है वो मदद करता है अनकवर करने के लिए डिफेक्ट को जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और ये वेरीफाई करता है कि जो भी वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से वेरीफाई हो पाए। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रेंड पॉइंट आपका आता है सॉफ्टवेयर स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। तो स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है? तो ये इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग द कोड, डॉक्यूमेंटेशन एंड द सिस्टम डिजाइन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। यानी ये एनालाइज करता है कोड को, डॉक्यूमेंटेशन को और सिस्टम डिजाइन को बिना एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये सारी चीजों को एनालाइज कर लेता है। टेक्निक की हम बात करें तो टेक्निक इसमें आता है कोड रिव्यू का, दूसरा आपका आता है स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल का। कोड रिव्यू नाम से पता लग रहा है कि चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा, और स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल क्या होता है? ये ऑटोमेट करता है टूल्स को जो एग्जामिन करेगा कोड फॉर द पोटेंशियल इश्यूज दैट जस्ट लाइक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, मेमोरी लीक्स और वायोलेशंस ऑफ कोडिंग कन्वेंशंस। ओके, अगर हम बेनिफिट की बात करें स्टैटिक एनालिसिस की तो बेनिफिट ये है कि हेल्प्स आइडेंटिफाइंग बग्स ईयरली इन द डेवलपमेंट साइकिल। यानी ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए बग्स को काफी जल्दी, और ये डेवलप करता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये काम करता है। अगर हम इसके दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ये क्या करता है? ये इंप्रूव करता है कोड की क्वालिटी को और उसकी मेंटेनेबिलिटी को। दूसरा आपका आता है डायनेमिक एनालिसिस। ये क्या करता है? इन्वॉल्व एनालाइजिंग द सिस्टम, ऑडिटिंग इट्स एग्जीक्यूशन टू आइडेंटिफाई एरर्स दैट ओनली बिकम्स अपरेंट व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। यानी ये इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग द सिस्टम को किसके दौरान? जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसके दौरान, जो आइडेंटिफाई करता है एरर को कब? जब अपरेंट बनेगा एक प्रोग्राम रनिंग प्रोसेस में। अगर हम टेक्निक की बात करें डायनामिक एनालिसिस में कौन कौन से टेक्निक यूज होते हैं, तो सबसे पहला टेक्निक आपका आता है प्रोफिलिंग, दूसरा आपका आता है रन टाइम मॉनिटरिंग। तो ये क्या करता है? इट मॉनिटर्स सिस्टम परफॉर्मेंस सच एज मेमोरी यूजेस, सीपीयू कंजम्पशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम। यानी ये जो आपका मॉनिटर करता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को, जैसे कि मान लीजिए कि मेमोरी का यूज क्या है, सीपीयू कंजम्पशन कितना हो रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना लग रहा है। रन टाइम मॉनिटरिंग की बात करें तो ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है इश्यूज को सच एज मेमोरी लीक, कंकरेंसी प्रॉब्लम एंड परफॉर्मेंस बोटलनेक्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग रन टाइम इश्यूज दैट स्टैटिक एनालिसिस कैन नॉट रिवील। यानी ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए रन टाइम इश्यूज को जो कि आपके स्टैटिक एनालिसिस से उनको रिवील ना किया जा सके, जैसे कि रिसोर्सेज लीक हो गए और यूजर इंटरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका आता है कोड इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन नाम से आपको पता लग रहा है कि चीजों को इंस्पेक्ट करने वाला काम इसके अंदर होगा। तो पॉइंट कह रहा है कि कोड इंस्पेक्शंस आर अ फॉर्मलाइज्ड पीयर रिव्यू process in which developers examine the source code to find and correct mistake, improve code quality and ensure that it meets predefined standard। यानी जो कोड इंस्पेक्शन होता है एक प्रकार का फॉर्मलाइज्ड पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है जिसमें कि जो डेवलपर्स होते हैं वो एग्जामिन करते हैं सोर्स कोड को किसके अकॉर्डिंग? फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट मिस्टेक को और इंप्रूव करने के लिए जो भी कोड की क्वालिटी है उसको, और साथ ही साथ इंश्योर करने के लिए कि जो ये मीट कर सके जो भी आपके प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें प्रोसेस जो होता है वो टाइपिकली इन्वॉल्व करता है किसको? प्रिपरेशन को, मीटिंग को और डिफेक्ट क्लासिफिकेशन को और रिवर्क को। तो प्रिपरेशन क्या होता है? तो इसके अंदर कह रहा है कि द कोड इज प्रोवाइडेड टू द रिव्यू टीम। यानी जो कोड होगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड होगा? वो जो रिव्यू टीम होगा उसके द्वारा प्रोवाइड होगा। और मीटिंग की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि डेवलपर्स एंड रिव्यूअर्स गो थ्रू द कोड एंड आइडेंटिफाई डिफेक्ट, डिस्क्रिपेंसीज और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी जो डेवलपर्स होंगे और जो रिव्यूअर्स होंगे वो गो थ्रू होंगे उस कोड से और आइडेंटिफाई करेंगे उसके डिफेक्ट को, जो भी उसकी एरिया ऑफ इंप्रूव है उसको ये क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। तीसरा आपका आता है डिफेक्ट क्लासिफिकेशन। जो क्या करेगा? ये कह रहा है कि डिफेक्ट्स आर लॉग्ड एंड कैटेगराइज। यानी जो डिफेक्ट होंगे वो लॉग्ड होंगे और कैटेगराइज होंगे जस्ट लाइक क्रिटिकल, मेजर एंड माइनर। चौथा आपका आता है रिवर्क। इसके अंदर कह रहा है कि द ऑथर
रिवाइजेस द कोड टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड डिफेक्ट। ओके, बेनिफिट की हम बात करें तो बेनिफिट कह रहा है कि कोड इंस्पेक्शन कैन कैच डिफेक्ट ईयरली, यानी जो भी डिफेक्ट होते हैं कोड के अंदर उनको कोड इंस्पेक्शन काफी जल्दी क्या कर लेता है, कैच कर लेता है और कोड को क्वालिटी को इंप्रूव करता है और रिड्यूस करता है जो भी कॉस्ट होते हैं फॉर द लेटर स्टेजेस टेस्टिंग उसके लिए। अब यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम टू फाइंड द डिफेक्ट एंड इंश्योर इट मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। यानी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो एग्जीक्यूट करता है किसी भी सिस्टम को, जो फाइंड करता है जो भी डिफेक्ट होते हैं, जो इंश्योर करते हैं उसके स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट पे। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि टेस्टिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग बोथ द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट। यानी जो टेस्टिंग होता है वो इन्वॉल्व करता है दोनों चीजों को, यानी वो चेक करता है फंक्शनल को भी और नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट को भी किसी भी सॉफ्टवेयर को कंफर्म करने के लिए उसके एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी को। अब यहाँ पे आपका आता है फंक्शनल्स फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फंडामेंटल क्या है। तो इसका पर्पस दिया हुआ है टू वैलिडेट द फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यानी ये वैलिडेट करता है किसी भी सिस्टम के फंक्शनैलिटी के, परफॉर्मेंस के और सिक्योरिटी के और स्टेबिलिटी के। टेस्टिंग वर्सेस डिबगिंग, यानी टेस्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस होता है टेस्टिंग, जबकि डिबगिंग क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो फिक्स करता है उसके डिफेक्ट्स को। अब यहाँ पे टर्म आता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन चेक करता है कि इफ द सिस्टम इज बिल्ड करेक्टली, यानी क्या वो सिस्टम करेक्टली बेहतरीन तरीके से बना है या नहीं, करेक्ट बना है कि नहीं। जबकि वैलिडेशन जो होता है वो चेक करता है कि इफ द राइट सिस्टम वाज बिल्ड, यानी क्या राइट सिस्टम बना है। ओके, अब यहाँ पे अगला आपका आता है सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल फेजेस दैट इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी जो सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस होता है वो कंसिस्ट करता है सेवरल फेजेस को, जो इंश्योर करता है जो भी इफेक्टिवनेस होते हैं और टेस्टिंग होता है जो एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है टेस्ट प्लानिंग, जो डिफाइन करता है स्कोप को, ऑब्जेक्टिव को, अप्रोच को और रिसोर्स को जो जिसको जरूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए। यानी क्या स्कोप है आपके सॉफ्टवेयर का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अप्रोच क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इंक्लूड आइडेंटिफाइंग विच पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी टेस्टेड एंड द टेस्टिंग स्ट्रेटजी एंड द रिक्वायर्ड टूल्स। यानी ये इंक्लूड करता है आइडेंटिफाई करने के लिए आखिर कौन सा पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का वो टेस्ट होता है और कौन सा टेस्टिंग स्ट्रेटजी अप्लाई होता है और कौन कौन से रिक्वायर्ड टूल की जरूरत है। दूसरा आपका आता है टेस्ट डिजाइन का, जो क्या करता है, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनेरियोज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन। यानी ये इन्वॉल्व करता है क्रिएट करने के लिए टेस्ट केसेस को और टेस्ट सिनेरियोज को, जो कि बेस्ड होते हैं किस पे, रिक्वायरमेंट पे और डिजाइन पे। अगला पॉइंट कह रहा है टेस्ट डिजाइन का, वो है कि टेस्ट केसेस मस्ट कवर द इंटेंडेड फंक्शनैलिटी, एज केसेस एंड फेलियर मोड्स। यानी जो टेस्ट केसेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक इंटेंडेड फंक्शनैलिटी से, एक एज केसेस से और एक फेलियर मोड से। तीसरा आपका आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो क्या करता है, इन्वॉल्व्स रनिंग द टेस्ट एंड रिकॉर्डिंग द रिजल्ट। यानी ये इन्वॉल्व करता है रनिंग करने के लिए टेस्ट को, रिकॉर्ड करने के लिए जो भी रिजल्ट होते हैं उनको, और जो मैनुअल और ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन होता है वो इसके अंदर यूज होता है। चौथा आपका आता है डिफेक्ट रिपोर्टिंग। इसके अंदर कह रहा है कि इफ द डिफेक्ट आर फाउंड, यानी अगर डिफेक्ट फाउंड होता है तो दे आर लॉग्ड इन डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये लॉग्ड होंगे किसके अकॉर्डिंग, डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द डेवलपमेंट टीम वर्क्स ऑन फिक्सिंग द डिफेक्ट एंड टेस्ट आर री एग्जीक्यूटेड। यानी जो डेवलपिंग टीम होगा वो क्या करेगा, वो इस डिफेक्ट को फिर से फिक्स करेगा और टेस्ट करेगा और उसको दोबारा से क्या करेगा, री एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आपका आता है टेस्ट क्लोजर। ये कह रहा है कि वन टेस्टिंग इज कंप्लीट, यानी अगर एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो गया तो जो टेस्ट टीम होगा वो इवेलुएट करेगा रिजल्ट को और प्रोड्यूस करेगा एक टेस्ट समरी रिपोर्ट को कि आखिर टेस्ट किस तरीके से रहा। एंड इट इंक्लूड्स एन एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग एफर्ट्स, कवरेज एंड डिफेक्ट डेंसिटी एंड ओवरऑल टेस्ट रिजल्ट। यानी इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आपका आता है टेस्टिंग लेवल का। अलग अलग टेस्टिंग लेवल यूज होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो कह रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग्स आर कंडक्टेड टू वैलिडेट द सॉफ्टवेयर एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का काम क्या होता है, फोकसिंग ऑन टेस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इन आइसोलेशन। यानी जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उस पर ये फोकस करने का काम करता है और उसको क्या करता है, उसको टेस्ट करता है, एक एक यूनिट को। इसीलिए इसका नाम यूनिट टेस्टिंग दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टाइपिकली परफॉर्म्ड बाय डेवलपर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। यानी ये टाइपिकली परफॉर्म होते हैं किसके द्वारा, डेवलपर के द्वारा, किसके दौरान, डेवलपमेंट फेज के दौरान। दूसरा आपका क्या आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व टेस्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट और सिस्टम टू इंश्योर दे वर्क टुगेदर
एज एक्सपेक्टेड। यानी ये इन्वॉल्व करता है टेस्टिंग को और इंटरेक्शन को किसके बीच में जो रहता है, जो इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होता है और जो सिस्टम होता है, जो इंश्योर करता है कि ये जो है वो काम करे एक दूसरे के साथ मिलके अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, एंड कैन बी इंक्रीमेंटली ऑन और इन अ बिग बैंग अप्रोच। यानी ये क्या किस तरीके से डन होंगे, वो एक इंक्रीमेंटली तरीके से डन होंगे और बिग बैंग जो अप्रोच होगा इसके अंदर काम करेगा, जहां पे सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंटीग्रेट होंगे एक दूसरे के साथ। तीसरा पॉइंट है आपका सिस्टम टेस्टिंग का, जो क्या करता है, वैलिडेट करता है इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम फंक्शनैलिटी को, परफॉर्मेंस को, और जो बिहेवियर होता है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट उसके लिए। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि परफॉर्म्ड आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिफोर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यानी ये जो आपका सिस्टम टेस्टिंग होता है कब परफॉर्म अप्लाई करता है अपना ऑपरेशन को, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पहले। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, ये कंडक्ट करता है टू डिटरमाइन इफ द सिस्टम मीट्स द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड इज रेडी फॉर डेवलपमेंट एंड टिपिकली डन बाय द क्लाइंट और इंड यूजर। यानी जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है वो क्लाइंट और इंड यूजर के द्वारा डन होता है। अब यहाँ पे अगला आपका क्या आता है, अगला आपका आता है टेस्ट क्राइटेरिया। टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसके अंदर एक टर्म आता है टेस्ट कवरेज का। तो इसके अंदर कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड और फंक्शनैलिटी दैट इज टेस्टेड। यानी जो परसेंटेज होता है सॉफ्टवेयर के कोड का और फंक्शनैलिटी का वो क्या होगा, टेस्टेड होगा। एंड इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग, किसके अकॉर्डिंग ये मेजर होगा, पहला आपका आता है कोड कवरेज का। ये बताया गया कि हाउ मच ऑफ द कोड इज एक्सरसाइज्ड बाय द टेस्ट, यानी किस तरीके से कैसे आपका जो कोड है वो एक्सरसाइज होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका आता है रिक्वायरमेंट कवरेज का, जो बताता है कि हाउ मेनी ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर कवर्ड बाय टेस्ट, यानी किस तरीके से कितने आपके जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कवर्ड होंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका क्या आता है टेस्ट कंप्लीटनेस का। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द डिग्री टू विच ऑल पॉसिबल टेस्ट सिनेरियोज हैव बीन एग्जीक्यूटेड, यानी जो डिग्री, जो जितने भी पॉसिबल आपके टेस्ट सिनेरियोज हैं वो क्या हो, वो एग्जीक्यूट हो। अगला आपका आता है टेस्ट केस डिजाइन। टेस्ट केस डिजाइन क्या होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि टेस्ट केसेस आर द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड शुड बी डिजाइन टू वैलिडेट बोथ द नॉर्मल एंड एज केस सिनेरियो। यानी जो टेस्ट केस है एक प्रकार का फाउंडेशन का काम करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, और ये क्या करते हैं, ये चीजों को यूज किया जाता है इसको किसके लिए, वैलिडेट करने के लिए, जो भी नॉर्मल और एज केस सिनेरियो होता है उसके लिए। जिसमें सबसे पहले आपका आता है टेस्ट केस कंपोनेंट, जिसमें टेस्ट आईडी आता है, टेस्ट का उसका डिस्क्रिप्शन आता है, इनपुट डेटा आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेप आता है, एक्चुअल रिजल्ट आता है। दूसरा आपका आता है टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक का, जिसके अंदर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आता है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग आता है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग आता है। अब यहाँ पे अगला टर्म आपका आता है टेस्ट ओरेकल का। टेस्ट ओरेकल एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जो डिटरमाइन करता है कि वेदर ए टेस्ट हैज पास्ड और फेल्ड, यानी ये बताता है कि आखिर कौन सा टेस्ट पास हुआ और कौन सा टेस्ट फेल हुआ। एक्सपेक्टेड आउटपुट इसके अंदर आता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि टेस्ट ओरेकल कंपेयर्स द एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ टेस्ट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी जो टेस्ट ओरेकल होता है वो कंपेयर करता है एक एक्चुअल आउटपुट से उस टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और दूसरा पॉइंट है कि ऑटोमेटेड ओरेकल। ऑटोमेटेड ओरेकल क्या होते हैं, these oracles are predefined logic और patterns to determine correctness। यानी ये क्या होते हैं, ये oracle predefined होते हैं और जो पैटर्न्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं करेक्टनेस को। और उसके बाद आपका आता है हम ह्यूमन ओरेकल। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द केस वेयर ऑटोमेटेड ओरेकल्स आर नॉट फिजिबल, यानी अगर मान लीजिए ऑटोमेटेड ओरेकल्स फिजिबल ना हो तो जो ह्यूमन होगा वो मे एवेलुएट वेदर द टेस्ट रिजल्ट आर करेक्ट। सेट क्लियर। अब यहाँ पे आता है टेस्ट टेक्निक का, यानी कौन कौन से टेस्टिंग टेक्निक यूज होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट टेक्निक्स आर मेथड्स यूज्ड टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट टेस्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपका आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरा आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तीसरा आपका आता है यूनिट टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ये फोकस करता है ऑन द टेस्टिंग द सिस्टम फंक्शनैलिटी विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल वर्किंग, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर के इंटरनल वर्किंग को जाने बिना उसकी चीजों को सर्च करना, उसके टेस्ट करना, ये बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का काम होता है। और इसके अंदर क्या है कि टेस्ट केसेस आर बेस्ड ऑन द सिस्टम इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी जो टेस्ट केसेस होंगे वो बेस्ड होंगे किस पे, सिस्टम के इनपुट पे और जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा उस पे। दूसरा आपका आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जो क्या करता है, फोकस ऑन टेस्टिंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, यानी जो भी आपका इंटरनल वर्किंग होता है ये उस पर डिपेंड करता है। व्हाइट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग उस पर डिपेंड नहीं करता, ये इंटरनल पे डिपेंड करता है, जस्ट लाइक कोड स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड टेस्ट केसेस आर बेस्ड ऑन द कोड पाथ, ब्रांचेस एंड लॉजिक, यानी जो टेस्ट केसेस होंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का वो किस पे बेस्ड होगा, कोड के पाथ पे बेस्ड होगा।
उसके ब्रांचेस पे बेस्ड होगा और उसके जो लॉजिक होंगे उस पे बेस्ड होंगे। तीसरा आपका क्या आता है यूनिट टेस्टिंग का, जो क्या करता है इन्वॉल्व टेस्टिंग इंडिविजुअल फंक्शंस और मेथड्स इन आइसोलेशन टू इंश्योर करेक्टनेस, यानी ये इन्वॉल्व करता है टेस्टिंग के इंडिविजुअल फंक्शंस को और मेथड्स को एक आइसोलेशन के अकॉर्डिंग जो इंश्योर करता है किसको करेक्टनेस को। और जो टाइपिकली कह रहा है पॉइंट टाइपिकली ऑटोमेटेड यूजिंग यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क जस्ट लाइक जे यूनिट दैट मींस जावा यूनिट एंड पाई टेस्ट दैट मींस पाइथन टेस्ट। तो ये आपके अलग अलग यूनिट टेस्टिंग प्रोसेस हैं। अब यहाँ पे आता है यूनिट टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो यूनिट टेस्टिंग जो है मैंने बताया अभी, फ्रेमवर्क जो अभी यूज होते हैं जावा का है, एन का है और पाइथन का है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब यहाँ पे आपका अगला आता है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर्स दैट वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एज एक्सपेक्टेड, यानी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है वो इंश्योर करता है कि जो भी वेरियस आपके सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो काम करते हैं एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये क्या करते हैं इट टेस्ट इंटरफेसेस बिटवीन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल सिस्टम, यानी ये टेस्ट करता है इंटरफेस को जो किसके बीच में होता है, मॉड्यूल के बीच में होता है और एक्सटर्नल सिस्टम के बीच में होता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इंटीग्रेशन टेस्ट में भी बिग बैंग, यानी जो आपका इंटीग्रेशन टेस्ट होगा वो क्या होगा, बिग बैंग होगा, यानी ऑल द कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड एट वंस, यानी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कम से कम एक बार क्या होंगे, इंटीग्रेट होंगे और इंक्रीमेंटल होंगे। दैट मींस कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्ट वन बाय वन, यानी जो कंपोनेंट होंगे वो तो इंटीग्रेटेड होंगे ही होंगे, लेकिन उनका जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो भी वन बाय वन क्या होगा, अप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है सिस्टम टेस्टिंग एंड अदर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग का। तो यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि वैलिडेट द बिहेवियर ऑफ द एंटायर सिस्टम अगेंस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी ये क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा बिहेवियर को उस एंटायर सिस्टम की जो किसके अगेंस्ट रहेगा, उस रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंक्लूड बोथ द फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, यानी जो सिस्टम टेस्टिंग होगा वो फंक्शनल में भी अप्लाई होगा और नॉन फंक्शनल में भी अप्लाई होगा। अब यहाँ पे अदर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग आता है जिसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस टेस्टिंग आता है, दूसरा सिक्योरिटी टेस्टिंग आता है, तीसरा आपका आता है यूजिबिलिटी टेस्टिंग का। इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगला आपका टॉपिक आता है टेस्ट प्लान का, यानी किसी भी चीज को मतलब कैटेगराइज करने के लिए उसका प्लानिंग जरूरी होता है। तो यहाँ पर टेस्ट प्लान है जो आउटलाइन करता है स्ट्रेटेजी को फॉर टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, जो डिफाइन करता है कि व्हाट विल बी टेस्टेड एंड व्हाट विल नॉट, यानी ये डिफाइन करता है कि आखिर कौन सी चीजें टेस्ट होंगी और कौन सी चीजें टेस्ट नहीं होंगी। दूसरा आपका आता है टेस्ट स्ट्रेटेजी का, जो डिस्क्राइब करता है ओवरऑल अप्रोच का और टू टेस्टिंग जस्ट लाइक मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड, यूनिट वर्सेस सिस्टम टेस्टिंग। तीसरा आपका आता है रिसोर्सेज का, जो आइडेंटिफाई करता है टूल्स को, एनवायरनमेंट को और पर्सनल रिक्वायर्ड को। चौथा आपका आता है शेड्यूल का, जो स्पेसिफाई करता है टाइमलाइंस को हर एक फेज ऑफ टेस्टिंग के लिए। और पांचवा आपका आता है टेक्स्ट डिलीवरेबल्स, जो डिफाइन करता है जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो रिपोर्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिंग के दौरान उसके लिए। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक आता है टेस्ट मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस, यानी जो टेस्ट मैट्रिक्स होते हैं उनका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए जो भी इफेक्टिवनेस होता है टेस्टिंग प्रोसेस का उसके लिए, जिसमें अलग अलग टर्म्स आते हैं। सबसे पहले टेस्ट कवरेज आता है, जो कि परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स और कोड कवर्ड बाय टेस्ट केसेस, यानी ये परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं और कोड्स जो होते हैं जो कवर्ड होते हैं टेस्ट केस के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका आता है डिफेक्ट डेंसिटी, जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड होते हैं जो रिलेट करते हैं, रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव टू द साइज ऑफ कोड बेस। एंड थर्ड आता है आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रेट, जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेड होते हैं एंड वर्सेस द टोटल प्लान्ड टेस्ट केसेस के। ओके, और चौथा आपका आता है डिफेक्ट डिस्कवरी रेट। उसके बाद आपका आता है टेस्टिंग टूल, यानी कौन कौन से टेस्टिंग टूल जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टेस्टिंग टूल है। सबसे पहले आपका आता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल, जिसमें आपका सेलेनियम आता है, जे यूनिट आता है, टेस्ट कंप्लीट आता है और जेनिकिंस आता है, और स्टैटिक एनालिसिस टूल में आपका सोनर क्यूब आता है और चेक स्टाइल आता है। और अगला टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मॉडलिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो होता है वो फोकस करता है आइडेंटिफाई करने के लिए और मॉडलिंग करने के लिए जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके जो इंटरेक्शन होते हैं उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके लिए काम करता है। एंड इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप एंड लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी ये इन्वॉल्व करता है डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट को, एट्रीब्यूट को और जो भी रिलेशनशिप होता है जो लीड करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
दूसरा आपका पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन टेक्स द एनालिसिस फर्दर बाय डिजाइनिंग द सिस्टम कंपोनेंट एज ऑब्जेक्ट दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर। यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो होता है वो एनालिसिस को टेक करता है फर्दर बाय द डिजाइन सिस्टम कंपोनेंट, और जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये यूज करता है प्रिंसिपल को सच लाइक जस्ट लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ये सारी चीजों को ये कैरी करता है। कंपैरिजन है विथ स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन प्रोसेस, डेटा फ्लो एंड फंक्शन, टाइपिकली यूजिंग मेथड्स लाइक एसएएन और एसडी। यानी जो आपका स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है वो फोकस करता है जो भी प्रोसेस होते हैं, डेटा फ्लो जो होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, उनपे जो टाइपिकली यूज होते हैं किसके द्वारा, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन के द्वारा। और अगला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्ट दैट इनकैप्सुलेट बोथ डेटा एंड बिहेवियर। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग होता है वो फोकस करता है ऑब्जेक्ट को भी और इनकैप्सुलेट करता है दोनों चीजों को, डेटा को भी और उसके बिहेवियर को भी, और साथ ही साथ ये ऑफर करता है एक बेटर सपोर्ट को फॉर द रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए एंड प्रोमोटिंग द रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 जो कि आपके सामने दिया हुआ है। यूनिट नंबर 5 के ये सारे टॉपिक आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका आता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, यानी किस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आफ्टर इट्स इनिशियल रिलीज टू करेक्ट फॉल्ट एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड अडेप्ट टू अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। यानी जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो मॉडिफाई करता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम को, किसके बाद, आफ्टर उसके इनिशियल रिलीज के बाद जो करेक्ट होता है उसके फॉल्ट और इंप्रूव करता है उसके परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ जो भी चेंजेस होते हैं उनको अडेप्ट करता है। अब यहाँ पे नीड एंड टाइप्स आते हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। सबसे पहला आपका आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स फिक्सिंग डिफेक्ट और बग्स फाउंड इन द सिस्टम आफ्टर डिप्लॉयमेंट। यानी डिप्लॉयमेंट के बाद जो बग्स फाउंड होते हैं उनको ये क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है, उनके डिफेक्ट्स को। एंड दीज आर यूजुअली इश्यूज दैट अफेक्ट द सिस्टम फंक्शनैलिटी और कॉज क्रैशेस। यानी इसका जो यूजुअली यूज केस होता है वो अफेक्ट करता है सिस्टम के फंक्शनैलिटी के को और कॉज क्रैशेस को। दूसरा आपका आता है एडेप्टिव मेंटेनेंस। ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट कंटिन्यूज टू वर्क इन अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी ये इन्वॉल्व करता है चेंज को बनाने के लिए, जो भी सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है चीजों को एक कंटिन्यूअस वर्कफ्लो के अंदर, और जो भी न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड चेंजेस कुड बी ड्यू टू अपडेट इन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यानी जो चेंजेस होंगे वो किसके द्वारा अपडेट होंगे, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग अपडेट होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे, और जो भी एक्सटर्नल सिस्टम होंगे उनके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तीसरा आपका आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस, जिसका क्या क्या होता है, ये फोकस करता है इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यानी जो भी सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करने के लिए यूज होता है, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी मेंटेनेबिलिटी को। एंड दिस कुड इन्वॉल्व रिफैक्टरिंग कोड, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड और कोड न्यू फीचर्स रिक्वेस्टेड बाय यूजर। यानी ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है रिफैक्टर करने के लिए, कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को, और जो भी न्यू फीचर्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए यूज होता है। अब चौथा आपका आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है एम टू इंप्रूव द सिस्टम फ्यूचर परफॉर्मेंस। यानी जो भी सिस्टम के फ्यूचर परफॉर्मेंस होती है उसको इंप्रूव करने का इसका काम होता है, और फिक्स करना होता है पोटेंशियल जो भी आपके इश्यूज होते हैं बिफोर दे बिकम द प्रॉब्लम बनने से पहले। एंड दिस माइट इंक्लूड रिफैक्टरिंग द कोड बेस एंड इंप्रूव डॉक्यूमेंटेशन एंड रिमूविंग द ऑब्सोल्यूट फीचर्स। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आपका आता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, जिसे हम लोग एससीएम कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिस होता है ऑफ ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग द चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी ये एक प्रकार का प्रैक्टिस होता है जो ट्रैक करता है और कंट्रोल करता है चेंजेस को सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूज होता है, जिसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, वर्जन कंट्रोल आता है। दूसरा आपका आता है चेंज कंट्रोल रिपोर्टिंग। तीसरा आपका आता है सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट, और चौथा आपका आता है प्रोग्राम कंप्रीहेंशन टेक्निक। तो चेंज वर्जन कंट्रोल क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रैक चेंजेस मोड टू द सॉफ्टवेयर ओवर टाइम। यानी जो भी चेंजेस होते हैं वो बनते हैं और उस सॉफ्टवेयर के टाइम के अकॉर्डिंग, जो इनेबल करता है, इनेबल द टीम टू मैनेज डिफरेंट वर्जन ऑफ द code base and tools just like git, super version, subversion and MySQL are commonly used for the version control। यानी अलग अलग टूल्स है जो कि यूज होते हैं चेंज कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग में। आपके सामने 2 पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा आपका था सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट का, और चौथा आपका प्रोग्राम कंप्रीहेंशन का। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या होता है,
तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एंड रीडिजाइनिंग सॉफ्टवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर, यानी वैसा प्रोसेस जो इंप्रूव करता है और रीडिजाइन करता है सॉफ्टवेयर को बिना किसी चेंज के एक्सटर्नल बिहेवियर के। एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग द कोड टू इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी ये क्या होते हैं और ये ऑफनली यूज होते हैं रीस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो भी कोड जो होता है वो इंप्रूव करता है उसके मेंटेनेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को और उसके परफॉर्मेंस को। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिफैक्टरिंग इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग री इंजीनियरिंग टू इंप्रूव कोड क्वालिटी विदाउट अल्टरिंग द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, यानी जो रिफैक्टरिंग होता है एक प्रकार का कॉमन टेक्निक होता है जो यूज होता है किसके दौरान, री इंजीनियरिंग के दौरान, जो इंप्रूव करता है कोड के क्वालिटी को बिना अल्टरनेट सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी के। दूसरा आपका टर्म आता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप, यानी वैसा प्रोसेस जो एनालाइज करता है सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कंपोनेंट को और उसके रिलेशनशिप को, और वो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। एंड दिस इज ऑफन यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन इज मिसिंग और आउटडेटेड, यानी ये ऑफनली यूज्ड कब होते हैं, जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन मिस हो और आउटडेटेड हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट कैन हेल्प अंडरस्टैंड लेजेसी सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन एंड क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस और अपग्रेड। तीसरा पॉइंट आपका टूल सपोर्ट का, कौन कौन से टूल सपोर्ट होते हैं, तो यहाँ पे सपोर्टिंग टूल यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेजरमेंट का। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व ट्रैकिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ प्रोजेक्ट टू इंश्योर दैट इट इज प्रोसेसिंग एज प्लान्ड, मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्टेइंग विद इन अ बजट, यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेजरमेंट है वो इन्वॉल्व करता है ट्रैकिंग को अलग अलग एस्पेक्ट में उस प्रोजेक्ट के, जो इंश्योर करता है कि जो भी आपका प्रोग्रेसिंग होता है वो प्लान्ड हो, वो मीट करे उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो और जो बजट हो उस बजट के अकॉर्डिंग वो चीजें हो। तो यहाँ पे एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट का। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अबाउट अप्लाइंग नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी ये प्रोजेक्ट के स्किल, प्रोजेक्ट का नॉलेज, प्रोजेक्ट के टूल्स, टेक्निक्स, इसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काम करती हैं और ये अलग अलग चीजों को इन्वॉल्व करता है। पहला आपका आता है फिजिबिलिटी एनालिसिस का, दूसरा आता है प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस प्लानिंग का, तीसरा आपका आता है रिसोर्स एलोकेशन, चौथा आपका आता है टेस्ट एफर्ट, शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप आसानी से इसको पढ़कर समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। पांचवा आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग का है, छठा आपका रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन है और सातवां आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है जिसे हम लोग SQA से रिप्रेजेंटेट करते हैं। प्रोजेक्ट प्लान कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, किसी भी प्रोजेक्ट को लाने से पहले उसका प्लान जरूरी होता है, प्लानिंग जरूरी होता है, किस तरीके से वो प्रोजेक्ट काम करेगा, उसके स्कोप और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, टाइमलाइन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, बजट क्या है उसका। उसके बाद प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मेजर द एंड ट्रैक द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए जो भी प्रोग्रेसेस होते हैं और जो क्वालिटी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का उसके लिए। और कॉमनली जो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स इंक्लूड होते हैं सबसे पहले उसमें आता है आपका शेड्यूल वेरिएंस, जिससे हम लोग SV से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो ये मेजर करता है कि हाउ मच अहेड और बिहाइंड द प्रोजेक्ट इज कंपेयर्ड टू द प्लान्ड शेड्यूल, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे जो अहेड और बिहाइंड प्रोजेक्ट जो है वो कंपेयर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द प्लान शेड्यूल, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा आपका आता है कॉस्ट वेरिएंस का, जो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द प्लान कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को। तीसरा आपका आता है अर्न वैल्यू, तो ये वैल्यू होता है ऑफ द वर्क एक्चुअली कंप्लीट जो होते हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट टाइम के अकॉर्डिंग। चौथा आपका आता है डिफेक्ट डेंसिटी, पांचवा आपका आता है टेस्ट कवरेज, छठा आपका आता है प्रोडक्टिविटी, सातवां आपका आता है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो वन शॉट वीडियो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट हो गया। कुछ चीजें अगर इधर उधर की रह गई होंगी, छूट गई होंगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कोई स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेता है तो बेहतर स्कोर अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि चीजें कम रह गई हो तो आप हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेपरेट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आप उस प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक को देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को दिखाइए हमारे चैनल के साथ, ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट हम लोग अपलोड कर सकें। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।